ये कहा जाता था कि यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड बहुत है, प्लांटेशन बहुत की जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर इस कदर ज्यादा एयर पोल्यूशन थी तो वो हमारे लिए बहुत लम्हा फिक्रिया थी। यही हमारे लिए नहीं बल्कि महकमा माहौलियात जो कि इस चीज को मॉनिटर करता है उनके लिए भी लम्हा फिक्रिया था कि आखिरकार क्या ऐसी वजह है, कौन सी ऐसी वजूहत हैं जिसकी बिना पर फैसलाबाद शहर के अंदर एयर पोल्यूशन जो है वो इस कदर ज्यादा बढ़ी है। सिर्फ यही नहीं, जिगजैग भट्टों के हवाले से भी कहा जा रहा था कि पुरानी टेक्नोलॉजी के हवाले से पुरानी टेक्नोलॉजी के साथ भट्टे जो हैं उसको उनको इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसकी वजह से उनकी चिमनियों से उठने वाला धुआं जो है वो एयर पोल्यूशन काज कर रहा था। और इसके साथ साथ एक और चीज देखने में आई थी कि फैक्ट्री जो है मुख्तलिफ फैक्ट्रीज हैं, उनको वक्तन फौक्तन सिटी 41 की जांच से भी दिखाया गया कि उनकी चिमनियों से उठते धुएं जो हैं वो एयर पोल्यूशन कर रहे हैं। खैर इस चीज को मद्देनजर रखते हुए आगे तो कोरोना वायरस की वबा जब शुरू हुई तो ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर रुकी, फैक्ट्रियां बंद होगी, तो उसकी वजह से एक पॉजिटिव चीज, हर कहते हैं ना कि एक नेगेटिव चीज के साथ साथ पॉजिटिव चीज का भी देखना चाहिए कि नेगेटिव ये था कि मुकम्मल तौर पे कारोबारी सरगर्मियां ठप होकर रह गई थी कोरोना वायरस की वजह से, लेकिन पॉजिटिव चीज ये थी कि कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जो है वो रुक गई थी और उसकी वजह से ओजोन लेयर जो हमारी डिप्लीशन हो रही थी, हमारी अर्थ जो है प्लैनेट अर्थ, इसके इर्द गिर्द एक ओजोन लेयर है जो कि हमारे सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं उनको जमीन तक आने से रोकती हैं, जो कि एयर पोल्यूशन का काज बनती है। तो उसकी डिप्लीशन भी रुक गई थी क्योंकि एयर पोल्यूशन रुकी और उसकी वजह से ओजोन डिप्लीशन रुकी और ओजोन डिप्लीशन रुकने की वजह से अल्ट्रावायलेट रेज जो हमारी अर्थ पे आ रही थी वो भी रुक गई और फिजा जो है वो क्लीन होना शुरू होगी। लेकिन इसके साथ साथ फैसलाबाद शहर के अंदर अगर पीएचए की कारकर्दगी को देखा जाए, पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर जो है उसकी कारकर्दगी को देखा जाए तो प्लांटेशन का प्रोसेस फैसलाबाद शहर के अंदर बहुत स्लो हुआ था, लेकिन पिछले चंद दिन से काफी तेज ये अमल दिखाई दे रहा है। और यही नहीं, फैसलाबाद को खूबसूरत बनाने के लिए भी पीएचए की जानिब से इकदाम किए जा रहे हैं। उनकी मिसाल झाल चौक पे फाउंटेन वर्क किया गया और इसके साथ साथ शहर के मुख्तलिफ मुकामात पे, अहम शाहराहों पे, चौको चौराहों पे जो फुवारे लगाए गए थे शहर को खूबसूरत बनाने के लिए, लाइटिंग का सिस्टम किया गया था, वो अरसा दराज से बंद था। लेकिन जब से नई डीजी पीएचए आसमा एजाज चीमा आई हैं वो काफी मुतहरक हुई हैं और मुतहरक होने के बाद उन्होंने बहुत सारे शहर के अंदर काम करवाने शुरू कर दिए हैं, जिससे शहर की खूबसूरती को जो मजीद बेहतर बनाया जा रहा है। प्लांटेशन का प्रोसेस भी किया जा रहा है शहर के अंदर ताकि शहर को सरसब्जो शादाब बनाया जा सके। शहर की खूबसूरती और हमारे पार्क्स की सूरत हाल के हवाले से खास तौर पे हमने आज दावत दे रखी है गुफ्तगू करने के लिए। डीजी पीएचए हमारे साथ मौजूद हैं आसमा एजाज चीमा, तो वेलकम करते हैं जी आपको शो के अंदर। पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि हमारे फैसलाबाद के अंदर बहुत सारे पार्क्स हैं जिनकी सूरत हाल काफी नाजुक है और नाजुक सूरत हाल की वजह से वहां पे खवातीन या अहले इलाका जाने से घबराते हैं। मतलब अगर बड़े पार्क्स हैं उनको मैनेज नहीं किया जा रहा, छोटे पार्क्स हैं तो वो बदहाली का शिकार है, या तो चार दीवारी उनकी खराब है। बड़े पार्क्स में अगर बात की जाए तो क्लीन शीट पार्क का हमारे फैसलाबाद का सबसे बड़ा पार्क है, वहां पे खवातीन की बड़ी तादाद है जो दिन को जाती है, रात को भी जाना चाहते हैं, लेकिन वहां पे लाइटिंग ना होने की वजह से अल्टीमेटली वहां के लोग जा नहीं पाते। तो क्या कहेंगे इस हवाले से? थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं सिटी 41 और उसकी पूरी जो टीम है उनकी बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पर इन्वाइट किया और आपने मुझे ये मौका फराहम किया कि मैं अहले फैसलाबाद के साथ न सिर्फ अपने ख्यालात जो हैं उनको इंटरेक्ट कर सकूं, शेयर कर सकूं, बल्कि आप लोगों का फीडबैक भी ले सकूं इस हवाले से। तो एक तो मैं अब असल मौजू की तरफ आने से पहले जो एक काफ़ी अरसे से इस इदारे को दरपेश मसाइल हैं उनका तस्करा करना भी ज़रूरी समझूंगी ताकि सिचुएशन को एवेलुएट करना ज़रा आसान हो जाए। पीएचए को तकरीबन 4 से 5 साल से भी ज़्यादा का अरसा हो गया कि डेवलपमेंट के हेड में जो ग्रांट्स मिलती थी या जो एक बजट में एक चंक एलोकेट किया जाता था वो फैसलाबाद जो कि ना सिर्फ एक इंडस्ट्रियल सिटी है बल्कि पंजाब का दूसरा बड़ा ज़िला होने के बावजूद इसको डेवलपमेंट के हेड में वो ग्रांट नहीं मिल रही। अब आप देखेंगे जो एक एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, if we don't talk about the new one, even we need some budgetary allocation to maintain the already existing infrastructure। तो उसमें पार्क्स हैं, जैसा कि आपने निशानदेही की कि कुछ लाइट्स का इशू है, कहीं पे मेन गेट नहीं है, कहीं पे बाउंड्री वॉल नहीं थी।
तो मेरा सबसे बड़ा, क्योंकि बीइंग अ फीमेल, जो आपने एक इशू डिस्कस किया, तो आई कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि हमारे यहाँ जो खवातीन हैं उनको रिक्रिएशनल फैसिलिटीज चूंकि इतनी ज्यादा नहीं है, और खवातीन के पार्क्स भी बहुत कम है जी, स्पेशली इफ वी टॉक अबाउट द मिडिल क्लास और द लोअर मिडिल क्लास लेडीज, they don't have access to much facilities, recreational facilities. तो इस हवाले से जैसे ही मैंने चार्ज एज्यूम किया तो मेरी ये कोशिश है कि जो ये मिसिंग फैसिलिटीज़ हैं, हमने मॉनिटरिंग टीम्स बना दी हैं हर डायरेक्टर की निगरानी में, और वो मॉनिटर करेंगी, सुपरवाइज करेंगी, विजिट करेंगी जो हमारे 100 पार्क्स हैं इस वक्त फैसलाबाद में, जो कि काफ़ी बेहतर हालत में हैं। तो हम उनको दी बेस्ट बनाना चाहते हैं कि वहाँ पे जो लाइट के हवाले से इशू हैं, या वहाँ पे ग्रीन बेल्ट का मसला है, वॉकिंग ट्रैक नहीं है, या और अगर किड्स प्ले एरिया नहीं है, तो क्योंकि मेरा एक अपना पर्सपेक्टिव ये है कि देखें जो इलीट क्लास है, दे हैव गॉट मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज, दे कैन गो एनीवेयर। कॉलोनियां कुछ इस तरह की बन चुकी हैं कि घरों के सामने दे कैन गो एनीवेयर, दे कैन जस्ट गेट देयर किड्स अलोंग विद देम एनी प्लेस दे वांट टू। बट द प्रॉब्लम लाइज विद द मिडिल क्लास और द लोअर मिडिल क्लास, कि उन बच्चों की चाइल्डहुड मेमोरीज जो होती हैं, वो एक स्लाइड जो उनके उस लोकेलिटी में लगे हुए पार्क की एक स्लाइड, और एक वो जो सीसा होता है ना, जब कभी वो अपनी बचपन की यादों को दोहराते हैं, तो दैट्स द टोटल एसेट। तो मेरी ये ख्वाहिश भी है और कोशिश भी है कि कम से कम मैं उन पार्क्स को ना सिर्फ एक उनकी बेहतर सूरत हाल में ले आऊं, बल्कि बच्चों के लिए जरूर एक डेजिग्नेटेड किड्स प्ले एरिया बनाऊं जहां पे दे कैन बी देमसेल्व्स। अच्छा, क्या फ्यूचर प्लान्स है इस हवाले से कि बच्चों के लिए कहां पे ये जो आप बता रही हैं कि प्ले लैंड बनाया जाएगा? क्योंकि अगर खास तौर पे क्लीन शीट पार्क की बात की जाए, फैसलाबाद का सबसे बड़ा पार्क है, 54 एकड़ का रकबा है उसके पास, और वहां पे बहुत दफा सुनने में भी आया कि ऐसे कुछ प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली नहीं हो पाए। एक्चुअली देखिए, मैं कोई ऐसे क्लेम नहीं करना चाहूंगी कि जिसको मैं पूरा ना कर सकूं, लेकिन अल्लाह ताला से मेरी ये दुआ भी है और आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है कि सिविल सोसाइटी की हेल्प के बगैर किसी भी आइडिया को मटीरियलाइज करना प्रैक्टिकली इतना पॉसिबल नहीं होता। एक आदमी तन तनहा, या इवन रियासतें और हुकूमतें भी तन तनहा कुछ नहीं कर सकती जब तक कि उनकी कम्युनिटी, जब तक सोसाइटी। तो मेरा उसमें एक अपना जो फ्यूचर प्लान है वो ये है कि कम से कम जो 100 पार्क हैं फैसलाबाद के, फर्स्ट स्टेप में मैं उनको बनाना चाहती हूँ मॉडल पार्क, और उसमें स्पेशली 100 और उसमें स्पेशली जो फीमेल्स के लिए कुछ ऐसे पार्क्स हैं जिनको मैं स्पेशली कुछ उसमें या तो टाइम डेजिग्नेट करना चाहूँगी कि वो स्पेसिफिक टाइम हो कि जिसमें सिर्फ खवातीन आ सकें, ताकि वो बिल्कुल विदाउट एनी रेस्ट्रेंट, विदाउट एनी कल्चरल बैरियर, वो वहाँ पे जैसे चाहें वो वहाँ पर आज़ादाना तौर पर सैर कर सकें, बैठ सकें, गपशप लगा सकें। और उसमें इन्हीं 100 पार्क्स में हम जो है वो किड्स प्ले एरिया एक जो है वो लीज पर देना चाहेंगे कि इन्वेस्टर्स आएँ वहाँ पर, हम ओपन बिड करवाएंगे, वो उस एरिया को डेवलप करें, और वहाँ पर ताकि बच्चों को के लिए रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ जो है, सेहतमंदाना सरगर्मियाँ, उनको फ़रोग दिया जा सके। उसके अलावा एक मियावाकी फॉरेस्ट का एक आइडिया है जो कि एक जापानीज बोटेनिस्ट था, अकीरा मियावाकी, उसने ये एक नया आइडिया दिया जिसमें आप अपने जो लोकल या नेटिव प्लांट्स हैं वो लगाते हैं, और बड़ी डेंस किस्म की फॉरेस्टेशन होती है, और ये ऑलमोस्ट 10 टाइम्स फास्टर और 30 टाइम्स डेंसर होता है एज कम्पेयर टू द रूटीन फॉरेस्ट, और उसमें सारे आपके नेटिव प्लांट्स यूज होते हैं, और इसको 3 साल के बाद किसी भी देखभाल की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो एनवायरमेंटल स्ट्रेस उनको उस तरह से वो टॉलरेंट बने होते हैं, पहले से रेजिस्टेंट होते हैं, दैट्स व्हाई वो ज्यादा। और सेकेंडली हनान साहब, मैं आपसे एक और बात भी शेयर करूं, क्योंकि ये बात मुझे पहले से इस बात को मैं सोचा करती थी कि हमारे जो नेटिव प्लांट्स हैं वो बहुत बेस्ट हैं। किसी भी मुल्क की जो एनवायरनमेंट होता है, उसकी जो आबो हवा, उसका जो क्लाइमेट, उसके अकॉर्डिंगली वो जो नेचुरल स्पीशीज होती हैं, नेटिव स्पीशीज होती हैं, उनकी कोई वजह होती है। तो आप देखें, जैसे अक्सर लोगों से मैं फीडबैक लेती रहती हूँ, और वो पता चलता है कि अलोंग द कैनाल हमारे जो है वो जामन, शीशम, कीकर और ये लोकल जो दरख्त हुआ करते थे वो बड़े फ्रूटफुल थे और यूजफुल भी थे। तो अगर आप इस्लामाबाद की बात करें तो वहाँ पे एलर्जीज की सबसे बड़ी वजह जो है वो यही फॉरेन स्पीशीज ऑफ प्लांट्स हैं। तो आई वुड प्रिफर माई नेटिव एंड लोकल स्पीशीज। वैसे इस हवाले से आप कुछ प्लांट साइंटिस्ट जो हैं उनकी खिदमत भी हासिल कर सकते हैं। यूनिवर्सिटीज के अंदर आप सेमिनार अगर मुनक्कद करवाते हैं तो उससे ये फायदा होगा, वो हमारी टोपोग्राफी को देखते हुए और हमारी एग्रीकल्चर लैंड्स को देखते हुए बहुत सारे आइडियाज आपको दे सकते हैं कि कौन सी स्पेसिफिक प्लेस पे हम किस प्लांट को
लगा सकते हैं और उसका फायदा क्या होगा? Absolutely right, and I am trying to engage some experts, some researchers from University of Agriculture कि उसका फायदा उठाते हुए उन लोगों को मैं एंगेज कर रही हूँ कि वो हमें टॉपोग्राफी को देखते हुए, काइंड ऑफ सॉइल को देखते हुए, उसका उस सॉइल का बायोमास देखते हुए हमें गाइड कर सकें और हमें हेल्प कर सकें। इसके अलावा हमारा जो अपना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिस है जो, जिसमें वहाँ पर भी रिसर्चर्स बैठते हैं, तो उनको भी मैंने इन्वॉल्व किया है कि वो हमें सजेस्ट करें कि हमारे कौन से ऐसे प्लांट्स हैं कि जो कि हमारे क्लाइमेट के अकॉर्डिंगली बेहतर रहेंगे और आने वाले सालों में जिनकी जो है वो ना सिर्फ ग्रोथ अच्छी होगी बल्कि वो सस्टेन भी कर पाएंगे। अच्छा, आप क्या समझती हैं कि खास तौर पे हमारे जनाब बाग की बात की जाए, वो तो बड़ा वेल मेंटेन्ड है, लेकिन लोगों की जान से बड़ा इतराज किया जाता है, शायद वो ब्यूरोक्रेसी उस लाइन में ज्यादा रहती है, इस वजह से वो वेल मेंटेन्ड है, सेंटर ऑफ द सिटी है, इस वजह से वेल मेंटेन्ड है, लेकिन बाकी पार्क्स जो हैं उनको उस तरह से ध्यान नहीं दिया जाता जिस तरह से देना चाहिए। और बहुत सारे, मतलब एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों ऐसे पार्क्स हैं जिनको इस वक्त अशद जरूरत है निगहदाश्त की। जी, मैं आपको, अगर मैं अपनी बात आपको बता सकती हूँ अपने हवाले से, तो उसमें मैं ये जरूर कहूंगी कि मेरे लिए तो ये पूरा मुल्क मेरा है, ये पूरा शहर मेरा है और इसके हर हर हिस्से को संवारना ना सिर्फ ये मेरा एक ख्वाब है आप कह लें, बल्कि मेरी तमाम तर कोशिशें भी इसी तरफ होंगी। और मैं ये नहीं चाहती कि सिर्फ मुझे ये हक हासिल नहीं है कि मैं तमाम तर इस मुल्क के जो वसाइल हैं या जो सहूलतें हैं उनको इस्तेमाल कर सकूं, बल्कि मेरे मुल्क में रहने वाले हर फर्द को ये हक हासिल होना चाहिए। अब मैं आपको बताऊं, एक छोटी सी बात शेयर करूं कि GOR2 में मेरा किसी हमारे एक ऑफिशियल DC ऑफिस के एक स्टाफ मेंबर थे, उनकी वालदा का इंतकाल हो गया, तो मैं अफसोस के लिए वहां पर गई तो मैंने देखा कि वो पार्क जुड़ा हुआ था और उसके झूले टूटे हुए थे और बुरी हालत में थे। मैंने अपने जो डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर हैं उनको इंस्ट्रक्शंस दी कि आप इसको चेक करें, इसका एस्टीमेट लगाएं, क्योंकि बजट रेस्ट्रेंट सबसे बड़ी बात आ जाती है हर पॉइंट पे। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैडम, ये हम इसको कर लेंगे। आप यकीन करेंगे, कल दे हैव शेयर्ड पिक्स विद मी एंड इवन ड्यूरिंग द टाइम व्हेन द वर्क वाज इन प्रोसेस, तो बच्चे खुशी से भागते हुए आए और वो उसके ऊपर, अभी वो थोड़ा जुड़ा ही था उसको और अभी कम्प्लीटली सेट नहीं हुआ था, और उनकी वो खुशी और वो उनकी जो एक आई डोंट फाइंड द एप्रोप्रिएट वर्ड एक्चुअली। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जनाब बाग की मेंटेनेंस और बाकी पार्क की मेंटेनेंस में फर्क कहाँ पे आ रहा है जिसकी वजह से ये सब्जो शादाब है, लेकिन बाकी पार्क जो हैं वो खंडर का मंजर पेश करते हैं? जी, मैं ये आपको यही बताना चाह रही हूँ कि जो मुझसे पहले हो चुका है, जाहिर है उसके लिए तो मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकती। जो मेरा टाइम ड्यूरेशन है, अभी मुझे ऑलमोस्ट 1 मंथ भी नहीं हुआ चार्ज संभाले हुए, तो मेरा नहीं ख्याल कि मैंने किसी भी पार्क को लेस फोकस्ड कहा है, बल्कि कलीम शहीद पार्क, नवाज शरीफ पार्क, मोहम्मदी पार्क, बिस्मिल्लाह पार्क, आपके जो स्ट्रीट्स में रेस कोर्स पार्क, उन सब की अगर आप देखें तो आई कैन शेयर पिक्चर्स विद यू कि वहां पे जो भी अपने रिसोर्सेज में रहते हुए कहीं पे बाउंड्री वॉल बन रही है, कहीं पे ग्रिल्स लग रही हैं, कहीं पे गेट लग रहा है, कहीं पे उसकी एंट्रेंस बेहतर की जा रही है, कहीं पे जॉगिंग ट्रैक मुकम्मल हो रहा है, कहीं पे बेंचेस लग रहे हैं। तो मेरा फोकस बागे जिना तो चलें, वो भी एक हमारे शहर की पहचान है, वो उसकी एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, वहां पे हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं। तो एक पहले से ऑलरेडी अगर एक चीज अच्छी है तो उसको तो बहुत ही बेहतरीन बनाना इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन it's really challenging when you find something not in pretty good condition and then you try to just take to a place where it is desirable by so many. तो मेरे ख्याल से मेरी यही कोशिश होगी, जो मैंने आपसे 100 पार्क्स की बात की उसमें मेरा, क्योंकि मेरा इंटरनेशनल ट्रैवलिंग का भी एक्सपोजर है स्टडीज़ के सिलसिला में और डिफरेंट प्रोफेशनल अटैचमेंट्स के सिलसिले में, आई हैव ट्रेवल्ड अ लॉट, माई फैमिली ऑल्सो लिव्स अब्रॉड, तो मुझे वो एक्सपोजर, मेरा दिल करता है कि जैसे वहाँ पर थीम पार्क हैं, जैसे कलीम शहीद पार्क की आपने बात की कि उसका एक बहुत ही, वी हैव एम्पल स्पेस देयर, तो उसको हम क्यों ना थीम पार्क में कन्वर्ट कर दें। और इसी तरह से जैसे अगर आप केनाल की बात करें तो फैसलाबाद के जो लोकल लोग मुझे मिलते हैं तो वो बताते हैं कि मैडम, अगर हम इफ़ वी कैन जस्ट रिकॉल आवर चाइल्डहुड मेमोरीज, तो ये एक डेंस होती थी रोड, जो है फॉरेस्ट एक दूसरे के साथ जो ट्रीज हैं वो जुड़े हुए होते थे, तो मैं इस पे भी वर्क कर रही हूँ कि वहाँ पे हम नेटिव प्लांट्स लगाएंगे। उसके अलावा अगर आप सत्याना रोड की बात करें तो सत्याना रोड वाली साइड पे हमारे पास इतना वो फर्टाइल एरिया है, उसको हम ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स के लिए यूज कर सकते हैं, हम उसको लीज पर दे सकते हैं। हम उसके अलावा आप हनी प्रोडक्शन की अगर आप बात करें कि गवर्नमेंट को बड़ी एक अच्छा इनिशिएटिव होगा अगर आप लेते हैं। जी, गवर्नमेंट को पिछले साल, अगर आप इस साल के फिगर्स उठा के देखें तो गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा हनी जो हमारी प्रोडक्शन है वो कंपैरेटिवली बहुत हाई एंड पे गई है। उसमें क्या है कि गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ा सा इंसेंटिव मिला है। अब हमने इसके जो प्रोडक्शन मेथड है, प्रोसीजरल मेथड जो मेथड्स हैं उनको बेहतर बनाना है। तो अभी ये सारी चीजें
ऑन द टॉप ऑफ माई प्रायोरिटीज हैं, क्योंकि सबसे पहली बात ये होती है कि हमने अपनी तरजीहात मुतय्यन करनी होती हैं। हमने अपनी सिमत का तयन करना होता है कि हमने किस तरफ जाना है। तो मैं पहले भी जब एज अ पार्ट ऑफ डीसी ऑफिस टीम में जब कभी आई वुड रोम अराउंड द सिटी, तो मैं देखती थी कि यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। एक स्केच था जो एक स्केच था जो कि शायद खवातीन की वैसे भी कहा जाता है कि कुछ एस्थेटिक्स जो होती हैं वो अच्छी होती हैं, बेहतर होती हैं। तो वो मेरा दिल करता था कि यहाँ से ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। तो आई विश एंड प्रे कि अल्लाह करे कि मुझे अल्लाह ताला इतनी हिम्मत दें और मेरी सब लोगों के आपकी मदद के साथ मैं इन सारी चीज़ों को पूरा कर सकूं। बिल्कुल जी, हम पॉइंट आउट भी करते रहेंगे वक्तन फवक्तन अपने चैनल के थ्रू, ताकि आप बेहतर से बेहतर काम कर सकें। अब थोड़ा सा माली जो होते हैं उनके हवाले से गुफ्तगू कर लेते हैं। बहुत सारे पार्क्स के अंदर कई माली जो हैं उनको लगाया जाता है ताकि पार्क की सूरत हाल को बेहतर बनाएं, लेकिन अल्टीमेटली वहां पे वो मौजूद ही नहीं होते। उनके लिए आप किस तरह से क्या एक्शन लेंगी, इसका जवाब लूंगा आपसे, लेकिन एक ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक का वक्त हो गया। तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ आसमा एजाज चीमा साहिबा मौजूद थी, जो कि DGPH हैं। तो उनके साथ शहर की खूबसूरती के हवाले से गुफ्तगू चल रही थी। जो आइडियाज़ उन्होंने हमारे साथ शेयर किए, उससे लग रहा था कि मैडम काफ़ी कॉम्पिटेंट हैं और आने वाले दिनों के अंदर हमारे शहर फैसलाबाद जो हैं उसकी सूरत हाल को काफ़ी हद तक बदल दिया जाएगा। काफ़ी हद तक बदला भी गया है और मजीद भी बदला जाएगा। तो मजीद इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। मैडम, सोशल मीडिया का कुछ यूज भी कर सकते हैं आप, जैसे बहुत सारे लोग हैं वो घरों पे बैठे अपने पार्क्स की, अपने करीबी जो पार्क्स होते हैं जो कि खंडरात का मंजर पेश कर रहे होते हैं, उनकी पिक्चर्स शेयर कर सकते हैं और उनके हालात से आपको आगाह कर सकते हैं। तो उस पर PHE किस तरह से एक्ट करेगी? कोई इस तरह की आपने स्कीम सोची है या कोई स्ट्रेटजी बनाई? जी बिल्कुल, मैं ये समझती हूँ कि अब जो गवर्नेंस का स्टाइल है वो ऑल टुगेदर पूरी दुनिया में एक चेंज हो रहा है। पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस का जो आइडिया है वो ना सिर्फ बहुत इफेक्टिव है, बल्कि वो सिविल सर्वेंट्स को अकाउंटेबल भी ठहराता है पब्लिक के सामने, एंड दे आर क्वाइट मच एक्सेसिबल। कि देखें, आप जो भी अपनी शिकायत है, जो भी अपना फीडबैक है, वो विद इन सेकेंड्स आप शेयर कर सकते हैं। तो इसी बात को जहन में रखते हुए मैंने सोशल मीडिया पर जो PHA का ट्विटर पर भी हमारा एक अकाउंट है जिसको मैं खुद भी पर्सनली देखती हूँ, उसमें जो कंप्लेंट्स आई होती हैं उनको एड्रेस करने की भी कोशिश करते हैं, और फेसबुक पर भी। और उसमें लेट मी शेयर विद यू कि मुझे बड़ा अच्छा और पॉजिटिव फीडबैक पब्लिक की तरफ से मिला है। जैसे एक साहब थे, तो उन्होंने शेयर किया कि वो ब्लू कलर के ड्रम्स थे, तो उन्होंने कहा मैं ऐसे आपको 100 ड्रम्स दे सकता हूँ, आप इसको उसको कट करके और एज अ प्लांट आप यूज कर लें, या जिस तरीके से। इसी तरह बागे जिन्ना के हवाले से किसी ने कहा कि जो एक्सरसाइज वाला एरिया वहाँ पे वाटर कूलर ठीक नहीं है, तो ऑफ कोर्स इट गॉट सॉल्व्ड इन विद इन फ्यू आवर्स। या उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो शायद मेरे लिए हर जगह पे इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू बी प्रेजेंट एवरीवेयर विद इन द सेम टाइम, बट ये कि वो लोगों के एक फीडबैक की वजह से मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिससे मेरा काम आसान हो जाता है, और फिर हम उसको रेक्टिफाई करके उनके साथ शेयर भी करते हैं अपने ट्विटर अकाउंट पर कि जो उनकी कंप्लेंट थी वो एड्रेस हो गई है, रिजॉल्व हो गई है, या उसके ऊपर ये एक्शन लिया गया है। तो मैं ये समझती हूँ कि अब वो दौर नहीं है कि जब एक सिविल सर्वेंट जो हैं वो एक बंद कमरे में बैठ के खुद ही तनहा फैसले किया करते थे, या बहुत कम लोग उनसे मिल सकते थे। तो नाउ वी हैव टू मेक आवरसेल्फ एक्सेसिबल टू सो मेनी पीपल, और हमें उनका जो फीडबैक है, और बहुत सारे लोगों का, जैसे देखें बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे मशवरे दिए हैं इदारे की बेहतरी के हवाले से। तो वो जब एक कलेक्टिव एफर्ट होती है तो चीज़ें जो हैं वो ऑफ कोर्स थिंग्स मूव इन द वेरी राइट डायरेक्शन। आपने बात की थी बिलदारों के हवाले से, तो उसमें देखें मैं ये बात बार बार सोसाइटी को एजुकेट करती हूँ, और जैसे मीडिया फोर्थ पिलर ऑफ स्टेट है, आप लोग भी एक वॉच डॉग का रोल प्ले करते हैं, सोसाइटी को अवेयरनेस देते हैं, एजुकेट करते हैं। तो मैं ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि देखें 80 लाख आबादी वाले शहर के लिए 800 मुलाजमीन किसी तौर पे भी सफिशेंट नहीं हो सकते। मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, मैंने खुद पर्सनली विजिट किया है कि ग्रीन बेल्ट साफ करते हैं, वो बेचारे सारा दिन धूप में, गर्मी में मुशक्कत उठाते हैं। आप देखिए उनकी क्या सैलरीज होंगी, मैक्सिमम 16-17,000 या 20,000 भी लेट से। तो क्या इस महंगाई के दौर में इतनी कम आमदन में अपने अखराजात पूरे करना मुमकिन है? तो सारे दिन की मेहनत के बाद वो इस कदर एक्सट्रीम वेदर में कि जब लोग अपने आप को घरों में कंफर्टेबल फील करते हैं, तो वो
काम करते हैं, शाम को दुकानदार बैठते हैं उन ग्रीन बेल्ट्स के ऊपर और जितना पूरे दिन भर का कूड़ा होता है वो वहां पर फेंक कर चले जाते हैं। तो अपनी एक सिविक सेंस भी तो हमें उजागर करनी है, हमें अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी तो समझना है। अच्छा, कि इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से बात कर लेते हैं मैडम। पीएचए का ही सारा तो कसूर नहीं है कि प्लांटेशन नहीं की जा रही है, ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा। हमारा अपना फर्ज भी तो बतौर शहरी भी तो है कि हम अपने घर के सामने पौधे लगाएं, घरों के अंदर जो है वो खास तौर पे ऐसे पौधे लगाएं जो कि कल को बड़े होकर दरख्त बने और एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो है उसको कंट्रोल करने का सबब बने। बतौर शहरी हमें क्या करना चाहिए? आप डीजीपीएचए हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे शहरी? जी देखिए, हमारा मेन फोकस जो है, हमारा मेन मैसेज जो है वो एक ही है, क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान। वी डोंट हैव टू क्रिएट अ प्रॉब्लम्स, वी हैव टू बी द सॉल्वर्स। हमें सोल्यूशन का हिस्सा बनना है, हमें मसला नहीं बनना। तो बजाय इसके कि मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट भी है और आपसे मेरी एक दरखास्त भी है कि हमें इस ब्लेम गेम से बाहर आ जाना चाहिए। किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, किसका क्या काम है। हमारे फर्ज क्या है, ये मुल्क हमारा है, ये मुल्क आपका, मेरा, हम सब का है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो हम में से हर फर्द को अपने आप से पूछना चाहिए कि 70 साल से ज्यादा हो गए हैं, ये मुल्क ही हमें सब कुछ दे रहा है। इसने हमें नाम दिया है, इसने हमें पहचान दी है, इसने हमें इज्जत दी है जहां पे हम फर्स्ट रेट सिटीजन के तौर पर जिंदगी गुजार सकते हैं। अब सवाल ये है कि हमने बदले में इस मुल्क को क्या दिया। हम तो सॉरी टू से बट वो लोग हैं फिर कि जो रात के अंधेरे में दरख्त काट के ले जाते हैं अपने घरों का फर्नीचर बनाने के लिए। तो क्या ये चोरी नहीं है? मतलब हम तो इस चीज की जरूरत जंगले उखाड़ लिए जाते हैं मैडम, उखाड़ लिए जाते हैं, मोटरें चोरी हो जाती हैं, मोटरें चोरी हो जाती हैं। इवन स्ट्रीट लाइट्स जो हैं, खास तौर पे मेरे घर के सामने क्लीन शीट पार्क है, वहां पे कई दफा स्ट्रीट लाइट्स लगाई, वो तार के ले जाते हैं। अब मुझे ये बताएं कि हमने कितनी प्लांटेशन की है? किसने कभी आकर किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को कहा है कि जी ये देखें ये प्लांट्स हैं और आए हम आपके साथ इस कैंपेन का हिस्सा बनते हैं? अगर मैं आपके साथ यूएस की बात करूं तो वहां पे जब मैं फर्स्ट टाइम गई तो मुझे लगा कि ग्रीन बेल्ट्स बहुत अच्छी सी मेंटेन्ड हैं और बहुत ग्रीनरी है वहां पर, बहुत प्लांटेशन है, मैसिव लेवल पे की गई। तो मैंने पूछा वहां पे जो एक नेटिव थे, उन्होंने कहा कि ये वॉलंटियर हैं, स्टूडेंट्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी, फ्रॉम स्कूल, दे डू इट एज अ वॉलंटरी वर्क ऑन देयर वीकेंड्स। हम में से कितने लोग हैं जो वीकेंड्स में जाकर ये अपनी शान के मुताबिक समझते हैं कि हम इस ग्रीन बेल्ट को मेंटेन करते हैं? मैं कहती हूँ कि आप आएं, आई हैव ओपन इन्विटेशन फॉर यू। मेरे ऑफिस के दरवाजे भी आपके लिए खुले हैं। मैं चाहूंगा, आपकी बात काट रहा हूं मैडम, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। कॉलर हमारे शो का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो हो सकता है कोई शिकायत हो उनकी, तो ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी कौन साहब बात कर रहे हैं और कहां से? अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। रिजवान ग्रोथ बात कर रहा हूँ, न्यू गार्डन टाउन से। जी जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? सर मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ डीएचपीएचए का, कि माशाल्लाह इन्होंने जब से ये हुकूमत आई है ना, तकरीबन ये जो पहाड़ी ग्राउंड का बहुत अच्छा निजाम कर दिया है। जी रिजवान साहब बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। मैडम तारीफें शुरू हो गई हैं। देखें ये बहुत बड़ी इंकरेजमेंट है, स्पेशली व्हेन इट्स कमिंग फ्रॉम द कम्युनिटी, तो इट मींस अ लॉट फॉर मी। मैं आपका इकबाल साहब बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि आपका जो पॉजिटिव फीडबैक है वो हमें एक नए सिरे से एनर्जी फ्राहम करेगा कि हमने वी हैव टू डू मोर गुड फॉर द कम्युनिटी। तो मैं बात ये कर रही थी कि देखें गवर्नमेंट ने बहुत सारी फॉर्म्स में ये मैसेज दिया है कि एक बशर दो शजर, और दरख्त लगाएं, जिंदगी संवारें, अपने माहौलियाती तगय्युरात से आने वाली नस्लों को बचाएं और हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने हैं। और बहसीयत मुसलमान भी अगर आप देखें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिदैन आप पर निसार, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स दरख्त लगाता है और उसकी देखभाल में मुश्किल बर्दाश्त करता है और उसके फल का इंतज़ार करता है और फिर उसका वो जो फल है वो आने वाली नस्लें खाती हैं, तो यकीनन उसके लिए ये बहुत बड़ा सदका है। और ये वो एक ऐसा सदका है कि जिसका सवाब आपको इस दुनिया से जाने के बाद भी मिलता है जब आप कब्र में होते हैं। तो मेरे ख्याल से तो हमारे जो प्यारे हैं, हमारे जो अजीज़ो कारब, दरख्त की अहमियत का इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब कोई खुदा का जिक्र करता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद पाक भेजता है, तो ये भी कहा जाता है कि जन्नत में दरख्त लगा दिया जाता है। किसी और चीज का इंतखाब नहीं किया गया, यही खास तौर पे कहा गया
कि जन्नत में दरख्त लगा दिया जाएगा, जिसका मतलब ये कि दरख्त की अहमियत को हमें भूलना नहीं चाहिए। बेशक। और एक और मैं आपके साथ इनिशिएटिव शेयर करूं कि जिससे शायद बहुत सारे लोग जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, एक मेरे जहन में ये आइडिया था कि हमारे यहाँ बच्चों के लिए कोई लिटरेरी फैसिलिटीज इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, तो बागे जिना में एक किड्स लाइब्रेरी एक इनिशियल बेसिस पे उसको कायम की गई थी, तो उस पर भी थोड़ा सा मैं मज़ीद कुछ वर्कआउट कर रही हूँ। उस करने के बाद इंशाल्लाह ये विद इन कपल ऑफ डेज ये तैयार हो जाएगी। तो आप लोग ज़रूर अपने बच्चों को लेकर आएँ और आप वहाँ पर विजिट करें। वहाँ पर बहुत सारे अभी टॉयज़ और इस तरह की चीज़ें भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि अरेंज कर सकें कि जहाँ वो अपनी रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ को यूटिलाइज कर सकें उन प्लेसेस को। तो बच्चों को ज़रूर लेकर आएँ, उनको बुक रीडिंग की आदत डालें, क्योंकि किताबें जो हैं वो इंसान को एक बहुत वास्ट एक्सपोजर देती हैं, वो ज़िंदगी जीना सिखाती हैं, ज़िंदगी के इस बाग को पढ़ना सिखाती हैं। तो आप अपने बच्चों के साथ उस लाइब्रेरी को जरूर विजिट करें। मैडम हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है, कॉल भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी हेलो। हेलो जी, आवाज आ रही है आपको? हेलो। मेरा ख्याल है आवाज कॉलर जो है उन तक नहीं पहुंच पा रही, तो प्रोड्यूसर साहब को कहूंगा जरा चेक करने। जी वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी, कौन सा आप बात कर रहे हैं और कहां से? जी मेरा नाम हामिद महमूद है जी, मैं गुलबर्ग A 319 320 मेरा घर है जी। जी उसके आगे मैं ग्रीन बेल्ट है छोटी सी। जी जी। तो ये जी एक हफ्ता पहले ये आपके घास काटने वाले कुछ अमला ये बगदादी मस्जिद के तालिब इल्म है, पता नहीं मेरे साथ इनको क्या था। 2 साल पहले मैंने ये पौधे पाले जी सारे, उसके आगे इन्होंने कुछ आग लगा के जला दिए बाहर से। आप देखें हाल, मुझे इतना मैं डिसर्टेड हुआ, रिटायर्ड बंदा हूँ जी, मेरी यही था काम कि मैं पौधे लगाऊं, पौधे में जिम्मेदार हूँ जी। अच्छा तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, पौधों को आग क्यों लगाई? आपने कोई सवाल तो किया होगा। वो भी काट दी, पिपल के दरख्त मैंने लगाए वो भी काट दिए। वो पता नहीं, मैं एक कह बैठा इनको कि लतीफ नजर साहब मेरे रिलेटिव है, वो इन्होंने जिद से वो अपने ना, मैं गुज्जर फैमिली से तल्लक हुई, ये इन्होंने बिल्कुल सफाया पाके, मैं रोया कसम से, मैं इनको देख के रोया जो इन्होंने मेरा हाल किया जी। कहते जी यहाँ नशई बैठते थे, मैंने नशई तो कोई भी नहीं, यहाँ मैं हर वक्त बैठता हूँ, क्या प्लीज आप आके हाल देखें जो मेरा इन्होंने किया जी। जी बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। मैडम इनकी जानब से ये कहना था कि इनके घर के करीब जो गवर्नमेंट के बेलदार थे, उनकी जानब से जो दरख्त इन्होंने खुद प्लांट किए थे वहाँ पे, और जो चीज़ें घास वगैरह वहाँ पे लगाया था उसको जला दिया गया गवर्नमेंट के बेलदारों की जानब से। तो आप क्या कहेंगी इस हवाले से कि क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए, इस चीज़ के ऊपर एक्शन भी होना चाहिए? जी यकीनन, अगर ये कोई एक एप्लीकेशन मेरे ऑफिस ड्रॉप कर जाते हैं और किसी बेलदार, अगर इनको पता है कि किसने इस तरह का जो है वो एक्शन किसकी तरफ से ये किया गया है, तो यकीनन मैं उसको आई विल होल्ड हिम अकाउंटेबल, और मैं उससे ज़रूर ये इसके खिलाफ डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स भी की जाएंगी और इंक्वायर करेंगे हम इस पूरे मैटर को। जो जिम्मेदार अफराद हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा। और अगर आप मुझे, क्योंकि आई कुडंट हेयर इट प्रॉपरली, अगर आप मुझे बता दें। प्रोड्यूसर साहब ने इनका एड्रेस नोट किया हुआ है, हम आपको लाजमी बताएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आप एक्शन जो है वो ले सकें। अच्छा मैडम, कुछ इस हवाले से भी बताइएगा कि जो बेलदार काम करते हैं उनको कोई अवेयरनेस के लिए कोई सेमिनार वगैरह मुनक्कद करवाया जाता है, उनको ट्रेनिंग्स किसी किस्म की दी जाती हो? जी बिल्कुल, वक्तन फवक्तन। मैं चाहूंगा, आपकी बात कर रहा हूँ, ब्रेक का टाइम हो गया है तो ब्रेक ले लेते हैं, इसी बात को कंटिन्यू करेंगे ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ आसमा एजाज चीमा साहिबा मौजूद थी जो कि DGPH हैं, तो गुफ्तगू जो है वो बेलदारों के हवाले से की जा रही थी। मैडम क्या मैसेज देना चाहेंगी आप इस वक्त? जी मैं ये कहना चाहूंगी कि देखें, ये भी आप जैसे हमारे जैसे इंसान हैं, कमी कोताही हर एक से हो जाती है, और जब अल्लाह गफूरुर रहीम है तो हम किसी के खिलाफ इतने जो है विंडिक्टिव नहीं हो सकते। तो प्लीज़ आप अपने इसार, हमदर्दी और रवादारी, अखुवत जो कि कभी इस्लामी माशरे का खासा होती थी, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आपने ही अपने बच्चों को, अपनी आने वाली जनरेशन्स को क्योंकि तैयार करना है, तो आपके एरिया में या आपके आसपास सराउंडिंग्स में जहाँ कहीं ये लोग काम कर रहे हैं और इस कदर शदीद गर्मी में ये आपके लिए उस माहौल को खूबसूरत बना रहे हैं, यू कैन ऑफर देम सिंपली ग्लास ऑफ वाटर। आप अपने बच्चों को साथ ले जा सकते हैं, आप उनको ट्रेन कर सकते हैं किस तरह हमें अपने आसपास रहने वाले जो इंसान हैं उनके दुख दर्द से वाबस्ता रहना है, उनसे जुड़ा रहना है। उनको कोई खाने की चीज ऐसी अगर आप समझते हैं कि वो, ये भी एक बेहतरीन, अच्छा ये हमारा कल्चर भी था मैडम,
और आजकल ये नापैद होता चला जा रहा है। ये एक कल्चर था हमारा कि हमारे गली के अंदर कोई नया शख्स मेहमान आता था, चाहे वो काम भी कर रहा था तो उसे खिलाया पिलाया जाता था, उसकी मेहमान नवाजी की जाती थी। लेकिन आजकल सोशल मीडिया का दौर है और जैसे जैसे दौर जदीद होता चला जा रहा है, शायद दिल छोटे होते चले लेकिन हनान साहब, ये जो तरबियत है, तालीम तो देखें डिग्रियों का तो अंबार है। अगर आप बात करें तो आप जिस बंदे से राह चलते बंदे से बात करते हैं तो वो बताएगा कि मैं एमफिल हूं और पीएचडी हूं, लेकिन असल बात तो तरबियत की है। तरबियत का शदीद फुकदान है। तो ये तरबियत जो है, ये सोशलाइजेशन जो है, या वो सातिज़ा किया करते थे या वालिदैन किया करते थे। तो मेरी सिटी 41 के थ्रू उन तमाम लोगों से दरखास्त है जो मुझे सुन रहे हैं और किसी भी हवाले से इस सिलसिले से वाबस्ता हैं कि अपने आने वाली नस्लों के अंदर एहसास का जज्बा पैदा कीजिए, रवादारी का जज्बा पैदा कीजिए और उनके अंदर जो है अखुवत को फरोग दीजिए। तो आप इन बिलदारों के पास जाएं, आप उनको सादा पानी ऑफर करें, उनको भी लगे कि हम कोई वैल्यू एडिशन कर रहे हैं और हम भी इस मुआशरे का हिस्सा हैं। खामखा जो तनकीद है उससे गुरेज करें। मेरे ख्याल से अगर मुझ समेत आप में से किसी को अगर 1 घंटे के लिए भी ऐसा कुछ करना पड़े तो शायद हम कभी नहीं कर सकेंगे, लेकिन हमारे लिए एक ठंडे कमरे में बैठ के एयर कंडीशन रूम पे में किसी पे तनकीद करना जो है वो शायद दुनिया का सबसे आसान तरीन काम है। तो यही मैं आपके थ्रू मैसेज देना चाहूंगी। और सेकेंडली ये कि वी हैव टू इन्वॉल्व आवर किड्स इन एनवायरनमेंट फ्रेंडली एक्टिविटीज़। अपने बच्चों को ट्रेन करें। अगर आपके घर में कोई स्पेशियस एरिया नहीं है, कोई वास्ट एरिया नहीं है, आप घर की छत पर तो पौधा उगा सकते हैं। किचन गार्डनिंग को आप वैसे मैडम खेल कूद की अगर बात की जाए तो पार्क्स के अंदर ही बच्चे जाएंगे, लेकिन पार्क्स की आजकल सूरत हाल कुछ ऐसी है कि बच्चे वहां पे जा नहीं सकते, धूल मट्टी इस कदर ज्यादा है, पानी लगाने का प्रॉपर निजाम वहां पे मौजूद नहीं है। मान लिया कि वहां पे मोटरें भी चोरी होती हैं, स्ट्रीट लाइट्स भी उतार ली जाती हैं, इस तरह के बहुत सारे मामला, लेकिन इसकी सिक्योरिटी को, इसकी मैनेजमेंट को करना ही तो आपका काम है, इसको काउंटर भी तो करना है ना किसी ना किसी। जी बिल्कुल, और मेरे ख्याल से वी आर टेकिंग स्टेप इन द वेरी राइट डायरेक्शन कि हमने इस पे काम शुरू किया हुआ है। प्रॉपर जो हैं वो हमारे चौकीदार हैं जो वहाँ पर ड्यूटी देते हैं और उनकी जो मेंटेनेंस है पार्क्स की वो भी की जा रही है। मेरे ख्याल से हालात इससे काफी बेहतर हैं। अब आप जरा रिसेंटली विजिट करें, जिन मेन पार्क्स का मैंने आपको नाम लिया और जिक्र किया, आप जरा उनको विजिट करें तो मेरे ख्याल से धूल मट्टी से एक जरा मुख्तलिफ सूरत हाल आपको दिखाई देगी। हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है, कॉल भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी कौन सा आप बात कर रहे हैं और कहां से? मेरा ख्याल है कॉल ड्रॉप हो चुकी है, तो मैडम बात को कंटिन्यू करें। मतलब जो धूल मट्टी की बात हो रही थी थोड़ी। जी मैं ये कह रही थी कि आप सूरत हाल धूल मट्टी से काफी बेहतर है और आगे चली गई है, तो आपको मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप जरूर किसी पार्क का विजिट करें। उसमें छतरी वाली ग्राउंड है, जैसे आपका वो पहाड़ी वाला जो ग्राउंड है, आपका कलीम शहीद पार्क है, आपका जो है नवाज शरीफ पार्क है, डी ग्राउंड। तो मैडम बड़े पार्क्स हैं, लेकिन मैं आपकी बात से इसलिए एग्री नहीं करूंगा, अभी भी दर्जनों पार्क्स ऐसे हैं जिनकी बाउंड्री वॉल को उखाड़ दिया गया है। वहां पे जो ग्रास लगाई गई थी वो सिस्टम नहीं है। लोगों के सीवरेज का वाटर जो है पार्क्स में जा रहा है, गंदा पानी पार्क्स में खड़ा हो रहा है। और एक हेल्दी एक्टिविटीज जो होती थी पार्क के अंदर जाके वॉक करना, वहां पे लोग इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि वो बीमारियों की गढ़ बन चुका है। तो इस सिस्टम को भी तो आपको देखना चाहिए। जी बिल्कुल मैंने देखना है और ये हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूं कि मोजज़े जो हैं वो कभी भी ओवरनाइट नहीं होते। चीजें जो होती हैं, कभी चेंज जो होती है, इट्स एन एवोल्यूशनरी प्रोसेस, इट्स नॉट अ रैपिड, और जो रैपिड होती है शायद वो सस्टेनेबल नहीं होती। तो यकीनन हमने एक अभी तो ऑलमोस्ट 3 वीक्स हुए हैं मुझे चार्ज संभाले हुए, तो चीजें आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जा रही हैं और इंशाल्लाह। अच्छा, आपने कोई टास्क दिया है किसी को कि खास तौर पे देख के बताए फैसलाबाद शहर के अंदर कितने पार्क्स हैं जिनको काम की जरूरत है? इस चीज का जवाब लूंगा। हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी कौन सा बात कर रहे हैं और कहां से? हेलो जी कौन सा बात कर रहे हैं और कहां से? मेरा ख्याल है कॉल अगेन ड्रॉप हो गई है, इसे चेक किया जाए आर भाई थोड़ा सा। तो क्या कहेंगी आप के पार्क्स के हवाले से जो बता रहे थे? मैं पार्क्स के हवाले से आपको यही तज़किरा कर रही थी कि जहां पर हमने एक तो जो हमारे फैसलाबाद जो है इसको हमने 5 टाउन्स में डिवाइड किया हुआ है। तो उन जो टाउन्स हैं उनके दरमियान एक तो हमने कंपटीशन स्टार्ट करवा दिया जिसको तकरीबन 1 हफ्ता गुजर चुका है।
क्योंकि अगर ये सजा और जजा का तस्वर इतना ही हल्का होता तो इस्लाम इसको कभी इंट्रोड्यूस ना कराता। आखिर काम करने वाले और ना करने वाले उनमें एक डिफ्रेंसिएशन जरूर होनी चाहिए। तो उनको अवॉर्ड करने के लिए, उनकी जो सर्विसेज हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उनको सराहने के लिए हमने पांचों टाउन्स में एक कंपटीशन का आगाज किया है, जिसके बाद हमारे जो जजेस हैं वो इसको विजिट करेंगे पांचों टाउन्स को। और उसमें से जो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव आपकी जी, और इसमें जो बेस्ट परफॉर्मर्स होंगे वो टाउन इंचार्जेस के अलावा जो बेस्ट परफॉर्मर्स होंगे उनको कैश अवार्ड भी दिया जाएगा और उनकी हौसला अफजाई के लिए जो सर्टिफिकेट्स हैं या शील्ड्स हैं वो भी उनमें दी जाएंगी यकीनन। ठीक है, तो मैडम क्या कहेंगी, हमारे जो बाग हैं फैसलाबाद के अंदर उनमें खूबसूरत फूलों वाले पौधे बहुत कम हैं, इस हवाले से भी तो कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए आपको? पौधे कम हैं जरूर, लेकिन मैं ये भी कहूंगी जरूर आपको कि इतने भी कम नहीं है। फैसलाबाद में कंपैरेटिवली अगर जो काम हुआ इसको अगर आप बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के साथ कंपेयर करें तो यहाँ पर बहुत ज्यादा काम और काम हो रहा है। लेकिन जैसा कि यहाँ का जो वेदर है आपको पता है, फॉर मोर देन 8 मंथ्स हॉट एंड ह्यूमिड वेदर है, उसमें पौधे सर्वाइव नहीं कर सकते। सर्वाइवल रेशियो जो है वो बहुत डिक्रीज हो जाता है जब तक कि उनकी बहुत एक्सट्रीम केयर ना की जाए। और जैसा कि मैंने आपके साथ पहले शेयर किया कि हमारे पास तकरीबन 800 वर्कर्स हैं जो कि पूरी 80 लाख आबादी वाले शहर को की मेंटेनेंस, क्लीनलीनेस और हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो यकीनन ये तादाद ना काफ़ी है, लेकिन अब मैं ज़रूर उनको अप्रिशिएट करूंगी कि वो अपने हिस्से का जो फ़र्ज़ है वो यकीनन अदा कर रहे हैं। बाकी अगर कोई नहीं काम करेगा तो ये एक बहुत क्लियर मैसेज है कि आई हैव कन्वेड देम क्वाइट कैटेगोरिकली कि अगर मैं बीइंग डायरेक्टर जनरल ऑफ दिस डिपार्टमेंट और इंस्टीट्यूशन, इफ आई कैन वर्क राउंड द क्लॉक, सो व्हाई नॉट दे। काम करना होगा क्योंकि सर्वाइवल इसी सूरत में है। वो बंदा मेरी टीम का हिस्सा नहीं रहेगा कि जो काम नहीं करना चाहता किसी वाले से भी। दे हैव लॉट मेनी ऑप्शंस। आने वाले साल के अंदर कितना बजट होगा जो कि खर्च किया जाएगा पीएचए की जान से शहर फैसलाबाद में? बजट तो देखें, आपको पता है कोविड-19 के बैकड्रॉप में जो हमारी गवर्नमेंट है, हमारी जो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल पोजीशन है वो बहुत बुरी तरह से अफेक्ट हुई है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में ये माशी बहरान का सामना है। तो उस हवाले से बजटरी कट्स तो लगे हैं और मेरे ख्याल से बजट की सूरत हाल कोई इतनी हौसला अफजा नहीं होगी। लेकिन अगेन फैसलाबाद की जो कम्युनिटी है, इसकी जो बिजनेस कम्युनिटी है, सिविल सोसाइटी है, जो ट्रेडर्स एसोसिएशन है, वो यकीनन मैं हर फोरम पे इस बात की तारीफ करती हूँ कि वो हर लिहाज से, जैसा कि आप देखेंगे कोरोना जैसी वबा से निपटने के लिए हमें जिस बड़ी तादाद में वसाइल और एफर्ट्स दरकार थी वो यकीनन आप सब लोगों की वजह से पॉसिबल हुआ कि हमने जिस तरह से उस सूरत हाल को हैंडल किया, जिसकी डिफरेंट फोरम्स पे उसकी हौसला अफजाई भी की गई और उसको सराहा भी गया। तो अब एक बार फिर हमें आपकी ज़रूरत है क्योंकि आपने और आपकी आने वाली नस्लों ने इस शहर में हमेशा रहना है। मुझे आपका साथ चाहिए। आपसे मेरी यही दरखास्त है कि कम फॉरवर्ड एंड ज्वाइन हैंड्स विद पीएचए। बिल्कुल जी, हमारा साथ बिल्कुल हमेशा आपके साथ रहेगा और जितने भी मसाइल हैं पार्क्स के हवाले से, हॉर्टिकल्चर के हवाले से, हम वक्तन फवक्तन अपने टीवी चैनल के थ्रू आप तक पहुंचाते रहेंगे ताकि आप उनको दुरुस्त कर सकें और फैसलाबाद को सरसब्ज़ो शादाब बना सकें। तो मैडम बहुत शुक्रिया आपके आने का, और बहुत सारे मसाइल थे जिनको आपने सुना और हल करवाने की भी यकीनदानी करवाई, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर फैसलाबाद का एक नया चेहरा दुनिया के सामने उभर के आएगा। तो ये भी उम्मीद करते हैं कि मैडम ईद शो भी हम मैडम के साथ मैं करूंगा, तो उम्मीद करता हूं मैडम हमें वक्त देंगे ईद के ऊपर। तो बहुत शुक्रिया मैडम आपके आज आने का यहाँ पे। तो जी थैंक यू सो मच एंड श्योर आई वुड लव टू हैव दैट विद यू। और मेरा एक लास्ट मैसेज जो आप सबके लिए है वो यही है कि अपने लिए और अपनी आने वाली नस्लों के लिए दरख्त उगाइए क्योंकि दरख्त जिंदगी की उम्मीद है। बेशक जी, दरख्त जिंदगी की उम्मीद है। तो इसी के साथ नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेहतरीन पर्सनैलिटी हो तो उसके लिए आपका हेयर स्टाइल और ड्रेसिंग होना ज़बरदस्त होना ज़रूरी है। तो मेरा हेयर स्टाइल प्राइम हेयर क्लब, जबकि ड्रेसिंग जो है वो दर्जिया की जानिब से की गई है। तो हमारा फेवरेट सेगमेंट किचन स्टार्ट हो चुका है। चलते हैं किचन में, देखते हैं शेफ जहांजेब आज क्या तैयार कर रहे हैं और क्या बना के हमें खिला रहे हैं। तो शेफ जहांजेब कैसे हैं आप? ठीक हैं, फिटफाट हैं? वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक। आज मैंने आपको चाइनीज में सलाम किया क्योंकि आज हमारे किचन में चाइनीज का फ्यूजन होने वाला है। अच्छा, यानी चाइनीज डिशेस आज हम तैयार कर रहे हैं। तो चाइनीज में क्या तैयार करेंगे हम?
आज हम चाइनीज में जो बना रहे हैं, क्योंकि हर चाइनीज रेस्टोरेंट की एक सिग्नेचर रेसिपी होती है और वो सबकी सिग्नेचर रेसिपी सेम है, मतलब कॉपी पेस्ट होती है। तो आज हम बना रहे हैं चाउमीन। चाउमीन, अच्छा एक हाका नूडल्स भी होते हैं, उसमें बेसिकली थाई नूडल्स होते हैं। थाई नूडल्स होते हैं, नाम बड़ा मजे का होता है, हाका नूडल्स। तो आज हम चाउमीन बनाए जी, आज हम चाउमीन बना रहे हैं। तो जिस तरह से कल हमने किया था कि हमारी, आपको पता है कि कल भी वेजिटेबल कलरफुल थी सारी, और आज भी सारी कलरफुल वेजिटेबल है। कल हमने मैक्सिको विजिट किया था, आज हम चाइना जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हमने करना है हाफ केजी चिकन ब्रेस्ट है, जो कि मैंने जूलियन कट कर लिया है, मतलब स्ट्रिप्स में है, ठीक है। जूलियन कट कर लेना। अगर आपके पास चिकन नहीं है और जिस तरह ईद आने वाली है, आप अगर ईद पे बनाना चाह रहे हैं तो आप बीफ से भी सेम रेसिपी बना सकते हैं। मटन से नहीं बन सकती, क्योंकि मटन को पहले बॉयल करना पड़ता है, लेकिन बीफ ये है कि जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो हाफ केजी जो है वो मैंने बाउल के अंदर डाल दिया, और इसके साथ डालूंगा मैं तकरीबन आधा चाय का चम्मच नमक, ठीक है, और 2 टेबलस्पून हमारे पास कॉर्नफ्लोर है, ठीक है, और साथ में डालूंगा 1 अदद अंडा, ठीक है, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करूंगा। मैरिनेट किया जाएगा जी। ये बेसिकली चाइनीज की बेसिक मैरिनेशन है, यही फ्राइड राइस के लिए यूज होती है, यही मंचूरियन के लिए यूज होती है, और यही चाउमीन के लिए यूज होती है। ठीक है, ठीक है। और इससे ये होगा, उसका टेस्ट में थोड़ा मैरिनेशन के बाद रच बस जाता है, अंडे का टेस्ट भी, फ्लोर का भी, और कुछ टेक्सचर में भी चेंजिंग्स आती हैं, बहुत ज्यादा आती है। और ये होगा कि इसके ऊपर कॉर्नफ्लोर और अंडा लग चुका है, तो अब इसके जो जूसीज हैं चिकन के, वो इसी के अंदर लॉक हो जाएंगे, वो बाहर नहीं निकलेंगे, चिकन हमारा ड्राई नहीं होगा। अच्छा, इसका मतलब ये भी होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी इसमें लॉक हो जाते हैं, और जब आप हीट पे इसे कुक करते हैं तो कुक करने की वजह से इसके न्यूट्रिएंट्स बाहर नहीं आते। जी बिल्कुल। अच्छा जी, दूसरी तरफ मैंने इसको मैरिनेट करने का ज्यादा टाइम नहीं है, मतलब आपने जस्ट मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद दूसरी तरफ आपने कढ़ाई के अंदर तेज आंच पे ऑयल गरम करना है, और ऑयल मैंने गरम किया है हबीब कुकिंग ऑयल, विटामिन ए, डी और ई से भरपूर है। बिल्कुल जी, जलता नहीं है, स्मेल नहीं आती, और धुआं नहीं बनता। धुआं नहीं बनता जी, हबीब कुकिंग ऑयल है, धुआं कैसे बनेगा। और हबीब कुकिंग ऑयल की बात की जाए तो इसके अंदर विटामिन का ब्लेंड, जैसा कि शेफ जाजेब की जांच से भी बताया जा रहा था, मौजूद है। विटामिन डी आपकी कैल्शियम अब्जॉर्प्शन, विटामिन ए आपकी विजन की क्लैरिटी को अच्छा करता है, और विटामिन ई आपके हेयर्स और ओवरऑल हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। और इसके साथ साथ इसके अंदर ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड भी मौजूद है, जो कि आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही नहीं, इसके अंदर फ्लॉ कैटलिस्ट भी है, जो कि आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। हबीब बनास्पति की अगर बात की जाए तो आम बनास्पति घी जो कि मार्केट के अंदर से रोजाना की बुनियाद पर मिलते हैं, उनके अंदर 20% ट्रांस फैट मौजूद होती है, जो कि आपकी हार्ट हेल्थ के लिए अच्छी नहीं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि बेहतरीन आप लज्जत भरे घी के अंदर खाने खाएं, लेकिन उसके साथ साथ सेहत का भी ख्याल करें, तो हबीब कुकिंग बनास्पति जो है उसका इंतखाब करें, क्योंकि उसके अंदर 1% से भी कम ट्रांस फैट मौजूद है, विटामिन का ब्लेंड भी है, और डबल रिफाइंड तरीके से इसे बनाया गया है, क्योंकि यह है बेधड़क जीने वालों के लिए। तो शेफ, मैं चाहता हूं आप आगे इसकी रेसिपी बता दें। हनान, अब ये किया है जिस तरह मैंने बताया, ऑयल मैंने गरम कर लिया, ऑयल के अंदर मैंने डाला है 2 चाय के चम्मच नमक। इससे इसकी ये टिप है, चाइनीज की हो, पाकिस्तानी की हो, कोई भी हो, अगर आपने पहले गोश्त फ्राई करना है, अगर आप ऑयल घी के अंदर पहले नमक डाल देते हैं तो गोश्त आपका कढ़ाई में चिपकता नहीं है, वरना आपको पता है वो चिपकता है। जब हम उससे चम्मच लगाते हैं तो बोटी जो है वो बेशेप, मतलब उसकी कोई शेप नहीं रहती, बेढंगी सी हो जाती है। अब ऑयल गर्म हो चुका है नमक के साथ, तो अब ये सारा चिकन जो है मैं इसके अंदर डालूंगा, और इसको इतना फ्राई करना है कि चिकन जो है ना वो पिंक से व्हाइट कलर में चला जाए। ठीक है, पिंक से व्हाइट हो जाएगा, इतना फ्राई किया जाएगा। और इससे इसके फ्राई करने से हमें अंदाजा होगा कि ये किस कदर तक पक चुका है, क्योंकि इसका कलर इस चीज को बताएगा। और मेरा ख्याल काफी जल्दी ये व्हाइट होना शुरू हो गया है। अच्छा शेफ, ये भी बताइएगा, ये जो हम रेसिपी बना रहे हैं, सपोज हमने हाफ केजी जैसे आप बता रहे हैं चिकन यूज किया है, तो उसके लिए नूडल्स हमने कितने बनाने? अच्छा, वो क्वांटिटी मुतवाजन भी तो करने के लिए हमने। अब मैं बता देता हूँ, ये बेसिकली नूडल्स मेरे घर के बने हुए नूडल्स हैं, जो चाइनीज के लिए चाउमीन के नूडल्स होते हैं, वो एग नूडल्स चाइनीज रेस्टोरेंट में खुद बनते हैं, ठीक है। तो ये मैंने खुद बनाए हुए हैं, ये घर में खुद तैयार खुद बने हुए नूडल्स हैं, ठीक है। अगर इसकी रेसिपी भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इंशाल्लाह मैं बता दूंगा आपको, अभी बता देता हूँ। कुछ भी नहीं है, 1 कप फ्लावर और 1 एग, 1 अंडा, 1 कप मैदा और चुटकी नमक और थोड़ा सा पानी डाल के आपने सिर्फ आटा गूंदना है। और उसके बाद आपके पास पास्ता मशीन होनी चाहिए, जिसमें आप उसे घुमाएं और बेल के तो बाद में नूडल्स उसके निकालें। अच्छा, पास्ता मशीन हो भी ना तो बाज़ कुछ लोग इतने एक्सपर्ट नहीं होते, मैं अपनी बात करूं, मैं निकालने की कोशिश करूं, मुझसे टूट जाता है। इसे लंबे लंबे जो बनाते हैं वो किस तरह से? वो ये होता है कि अगर आपने मतलब आटा आपका बिल्कुल स्मूथ होगा ना, फिर लंबे वाले नूडल्स बन जाएंगे। और अगर आटे के अंदर गुठली होगी तो वो जहां पे गुठली आएगी वहीं पे मशीन उसको कट कर देगी और आपके नूडल्स जो है वो टूट जाएंगे।
मतलब गुटली नहीं होनी चाहिए, आटा आपका स्मूथ होना चाहिए, अच्छे से गुंदा हुआ होना चाहिए ताकि जो है वो आप एक अच्छे नूडल्स बना सकें। अच्छा, ½ kg और उसके साथ ये तकरीबन अगर आप बाजार से ले रहे हैं तो 450 ग्राम का पैकेट आता है, आप वो वाला लेके बॉईल कर लें। तो जी बॉईल करने के बाद तकरीबन 900 ग्राम नूडल्स आपके होने चाहिए। ठीक है, जिस तरह ये आप देख सकते हैं, यानी 900 ग्राम नूडल्स के लिए आपको ½ kg चिकन जो है वो चाहिए होता है। और चिकन भी क्योंकि जुलियन कट होता है तो बोनलेस होना चाहिए उसके लिए। बिल्कुल। अच्छा जी, अब ये देखें कि चिकन हमारा व्हाइट हो चुका हुआ है। बिल्कुल। तो अब मेन इंग्रेडिएंट जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स होता है, कोई भी रेस्टोरेंट अपनी चीज नहीं बताता, ये है सफेद तिलों का तेल, सेसमी ऑयल, जिसकी वजह से चाउमीन रेस्टोरेंट का और फ्राइड राइस बहुत मजे के बनते हैं। यानी अक्सर औकात लोग जो घरों पे हमें कहते हैं कि जी रेस्टोरेंट पे जो चीज बनाई जाती है वैसा टेस्ट हमें घर के अंदर नहीं मिलता, तो उसकी वजह यही होती है कि कोई ना कोई 1-2 सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि नहीं बताते वो। बिल्कुल ऐसे, और ये भी उन्हीं में से एक है जी। अब ये देखें चिकन जो है वो अच्छी तरह से फ्राई हो चुका हुआ है। तो अब मैं इसके अंदर डालूंगा तकरीबन 2 टेबलस्पून लंबाई में कटा हुआ जूलियन कट अदरक, ठीक है, और उसके साथ तकरीबन 1 कप प्याज। 1 कप प्याज डाला जाएगा। और इसे कितनी देर के लिए इसको इतना आपने करना है कि प्याज जो है वो जिस तरह कल मैंने बताया था कि सौते ट्रांसलूसेंट सा सिर्फ सॉफ्ट करना है, ज्यादा इसको कुक नहीं करना। एक होता है ना वो एक टिपिकल सी थिंकिंग होती है कि ये गल जाए अच्छे से, वो चीज नहीं होनी चाहिए। अगर वैसा होगा तो अगर आप चाह रहे हैं कि वेजिटेबल की न्यूट्रिशन वैल्यूज आपको वैसे ही मिलें जैसी होनी चाहिए, तो आप उनको सिर्फ सौते करें और कुछ नहीं है। ठीक है, अब ये देखें कि प्याज थोड़ा सा नरम होना शुरू हुआ, तो नमक ऑलरेडी मैं इसमें डाल चुका हूँ। अब हम इसके अंदर डालेंगे हमारा 1 चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर। ठीक है, प्याज तो नरम हो रहा है, मेरा दिल भी नरम होता चला जा रहा है। साथ साथ जैसे रेसिपी तैयार हो रही है, मुंह में पानी की नदियां बह रही हैं, तो मैं चाह रहा हूँ जल्दी जल्दी तैयार करें। और 1 चाय का चम्मच चीनी चलेगी इसके अंदर। अच्छा, चीनी भी डालते हैं? चीनी भी जाती है। और उसके बाद ये है ऑयस्टर सॉस, मामा सीता कंपनी की, इजीली बाजार में मिल जाती है। ये 4 टेबलस्पून जाएगी इसमें। ठीक है, 4 टेबलस्पून जो है वो डाली जाएगी। और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज होंगे? उसके बाद 4 टेबलस्पून इसके अंदर केचप है, जो रेगुलर हम यूज करते हैं वही है। ठीक है, और उसके बाद हम डालेंगे 2 टेबलस्पून इसके अंदर व्हाइट विनेगर, सफेद सिरका। ठीक है। अच्छा, विनेगर से भी इसका टेस्ट काफी हद तक बहुत मजे का आता है टेस्ट। और 2 टेबलस्पून इसके अंदर है सोया सॉस। ये सोया सॉस भी बड़ी इंपॉर्टेंट है जनाब, चाइनीज जो है उसके लिए, चाइनीज डिश के लिए ये तमाम। और उसके बाद 2 टेबलस्पून इसके अंदर डालूंगा मैं चिली सॉस या हॉट सॉस, जो भी आपको मिल जाए। ठीक है, तो ये इसके तमाम मसाले जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हुए हैं। अब मैं चाहता हूं आप इसे रेडी करें और हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं हम उनसे भी गुफ्तगू थोड़ी सी कर लें, क्योंकि हमारे साथ आज बड़े ही जबरदस्त मेहमान हैं जो कि मौजूद हैं। डॉक्टर हन्नान, मेरे हम नाम, आज मौजूद होंगे हमारे साथ। और उनके साथ साथ हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं नार्थ पंजाब के महर अवैस अरशद, वो मौजूद हैं। और उनके साथ साथ हमारे साथ डॉक्टर नूर मौजूद हैं जो कि कंसल्टेंट हैं, यूरोलॉजिस्ट हैं और सीनियर रजिस्ट्रार हैं DHQ हॉस्पिटल के। तो वेलकम करते हैं जी आप दोनों को शो के अंदर। पहले मैं क्योंकि डॉक्टर हन्नान साहब से बात करना चाहूंगा, हमारे कौम के हीरो हैं जी। इन्होंने कोरोना वार्ड के अंदर भी काम किया और बहुत सारे इवन इनके जो रिलेटिव्स डॉक्टर्स थे उनको भी कोरोना वायरस हुआ, रिकवर भी किया उन्होंने, और बड़ी बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन अंदाज से इन्होंने कोरोना पेशेंट्स को ट्रीट भी किया। तो हमारी रिसेंट सिचुएशन शहर की क्या है इस हवाले से जान लेते हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे आप कि हमारे लोगों में कुव्वत मुदाफत कुछ ज्यादा है, और जैसा कि ब्रेक में बैक स्किन भी आपकी जान से बताया जा रहा था कि लोग बड़ी तेजी से रिकवर कर रहे हैं, लेकिन स्टिल अभी भी पॉसिबिलिटी है कि बहुत इसके फैलने का खतरा है। बड़ी ईद भी आ रही है आगे, क्या पैगाम देंगे इस सवाल? जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने मुझे इनवाइट किया। सबसे पहले मैं आपको करंट सिचुएशन बताना चाहता हूँ कि हमारे जो जो पूरे पाकिस्तान के अंदर आजकल कोरोना के केसेस जो हैं वो ऑन द डाउनफॉल हैं और वो इम्प्रूव कर रहे हैं। पेशेंट रिकवर बहुत कर रहा है, जिसकी एक बहुत बड़ी वजह पेशेंट्स की इम्यूनिटी है। हमारा एक्चुअली जो बाहर आउट ऑफ जो हमारा पाकिस्तान है, जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, जैसे अमेरिका आप देख रहे हैं, जिस तरह ब्राज़ील, यूरोप सारा देखा आपने, उसके अंदर पेशेंट की डेथ रेट बहुत ज़्यादा हुई, तो जिसका एक बहुत बड़ा वजूहात उनकी इम्यूनिटी का एक बहुत बड़ा रोल है। हम लोगों का जैसे इन्वायरमेंट है, में क्या है ऐसा, हमारी इम्यूनिटी क्यों इतनी अच्छी है? मैं वही बताने लगा हूँ आपको कि हमारे एक्चुअली इन्वायरमेंट जो है वो जिस तरह का आपको पता है कि इन्वायरमेंट के अंदर
इतनी डस्ट है, मल्टीपल वायरल डिजीज है, कोई सफाई का इतना ज्यादा अच्छा जो बंदोबस्त बाहर यानी हमें भी नहीं पता होता हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन सी एंटीबॉडीज बन चुकी और है। हम लोग उस चीज से इतना एक्सपोज होते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज और स्ट्रेंथ जो है किसी भी डिजीज को लड़ने के लिए वो बनिस्बत उन लोगों के जो आपने देखा होगा जो गरीब का बच्चा है बेचारा वो भी उसी एनवायरनमेंट में रह रहा है, जो अमीर का है वो भी इसी तरह रह रहा है। हम लोग थोड़ी सी जेब से जो थोड़े से वेल सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के मालिक है वो बाहर निकलते हैं तो उनको छींकें शुरू हो जाती हैं, जबकि वो गरीब इंसान का बच्चा जो है वो कितनी कितनी देर जो है वो उसी गंदे पानी में नहाता भी है, वो ही पी जाता है, तो उसके अंदर फिर भी वो जिंदा है माशाल्लाह। लेकिन ये है कि उसकी वजह से हमारी बॉडी इम्यून हो चुकी है, हम लोग एक्सपोज होते हैं। जो लोग जितनी बीमारी से जितना एक्सपोज हो रहे हैं उतना वो रिकवरी रेट उस लिहाज से बेहतर है। दूसरा कुछ रिसर्चेस कहती हैं कि जी ये अपना जीनोम बदल के आया है एशिया कंट्रीज के अंदर, जिसकी वजह से यहाँ जो है अब जो डिजीज का इम्पैक्ट फैक्टर है जैसे जिससे डिजीज की सिवियरिटी इंडेक्स इतना ज्यादा नहीं है कि उसमें डेथ रेट हो रही है। अच्छा, इसकी कुछ स्ट्रेन्स भी बताई जाए? जी बिल्कुल, इसकी स्ट्रेन्स हैं, चार स्ट्रेन्स हैं सुना है, लेकिन ये है एग्जैक्टली मुझे स्ट्रेन्स का नहीं पता कोई इतना, लेकिन ये है कि स्ट्रेन्स वेरियस है जो कि वेरी करती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान में इतना लीथल, जी अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास उतनी डेथ मोर्टेलिटी नहीं आई जितनी सोची जा रही थी शुरू में, और जितने पेशेंट्स हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जिस तरह हम लोग जितना भी उनको समझाया गया लोगों को, लेकिन उस लिहाज से जिस तरह की प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए उस तरह लोगों ने नहीं लिए, बिल्कुल नहीं। लेकिन उसके बावजूद अगर हम इस स्टेज पे खड़े हैं जो आज हैं तो ये ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग है अल्लाह ताला की, और खास तौर पे हमारे मुल्क पाकिस्तान पे खुदा की रहमत है और उसकी रहमत इंशाअल्लाह ताला रहेगी भी। महर अवैस साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। क्या कहेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर बात की जाए, गवर्नमेंट से नाला नजर आते हैं मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए लोग काफी, तो आप क्या कहेंगे? इकोनॉमिक वॉर जो है एक शुरू हो चुकी है और इस वॉर के अंदर दुनिया कहां पे स्टैंड कर रही है, हम कहां पे स्टैंड कर रहे हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे? थैंक यू वेरी मच हनान, आज के शो पे बुलाने के लिए। जो इकोनॉमिक वॉर इस टाइम इस पेंडेमिक की वजह से शुरू हुई है, मेरे ख्याल में इसकी सस्टेनेबिलिटी इतनी जल्दी नहीं हो सकेगी, क्योंकि पूरी दुनिया इससे इफेक्ट हुई है। आप किसी भी मुल्क, हमारा ज़्यादातर जो हमारी इकोनॉमी है वो एक्सपोर्ट बेस्ड है। हम लोग अपना जितना भी रेवेन्यू जनरेट करते हैं, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, क्योंकि फैसलाबाद एक टेक्सटाइल सिटी है, तो हमारा रेवेन्यू जो है वो एक्सपोर्ट के साथ यहाँ पे जितने भी बिजनेस हैं वो रिलेटेड है। और इस पेंडेमिक में आप देखा होगा कि 6 माह के दौरान हमारी एक्सपोर्ट्स का लेवल जो है वो बहुत नीचे आ चुका है, और उसकी वजह से बाकी बिजनेस बहुत ज़्यादा इफेक्ट है, और शहर तकरीबन 4 माह से लॉकडाउन में रहा है। बिल्कुल, और उसने भी इकोनॉमी को बहुत पीछे फेंका। ओवरऑल इकोनॉमी अगर हम देखें तो पिछले 12 दिन में हमारी स्टॉक एक्सचेंज अल्हम्दुलिल्लाह मुसलसल दिन ब दिन ऊपर जा रही है, तो ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन है कि हम लोग रिकवर कर रहे हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि कौम कोरोना से रिकवर कर रही है, इसी तरह इकोनॉमी भी कोरोना से रिकवर कर रही है। और अगर ये कोरोना वाली पेंडेमिक हमारे पास यहाँ पाकिस्तान में मौजूद ना होती तो अल्हम्दुलिल्लाह हम एक ऐसे ट्रैक पे आ चुके थे कि हम तरक्की की तरफ सफ़र करना शुरू कर चुके थे। उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक रोड मैप जो देना था 2 साल के बाद, वो रोड मैप अपनी सिमत पे आ चुका हुआ है, लोग उस रोड मैप पे आ चुके हैं। टैक्स रेवेन्यू आप देखें हमारा पिछले 5 साल के मुकाबले में इस पेंडेमिक के बावजूद वी आर हैविंग द बेस्ट टैक्स रेवेन्यू दिस ईयर, और उसकी जीती जागती मिसाल है कि इस दफ़ा बजट में कोई नया टैक्स नहीं है। और उसके अलावा टैक्स के ऊपर इस बजट में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा छूट दी जा सकती थी कारोबारी तबके को, मुलाजमत पेशा तबके को, वो गवर्नमेंट ने अवेलेबल की है, लोगों के लिए आसानियां पैदा की हैं। तो मेरा ख्याल है ये चीज़ें आगे जाके इंशाल्लाह ताला अगले 6 से 7 माह के अंदर आपको बहुत मुस्बित नताइज देंगे। उसके अंदर गवर्नमेंट ने, अगर इकॉनमी की फर्दर बात करते हैं तो मेरा ख्याल है कि फैसलाबाद का बिजनेसमैन पिछले 2 साल में जितना फ्लरिश किया था वो पिछले 10 साल में भी नहीं किया होगा, और मैं ये बात स्टैट्स के साथ कहूंगा। चैलेंज अगर आप कर रहे हैं तो मैं मौजूदा सूरत हाल भी बता देता हूं कि बहुत परेशान थे हमारे जितना भी सनतकार तबका था, या इसके साथ साथ हमारे शहर के ताजर थे, उनकी जहाँ से वो शनाख्ती कार्ड की एक शर्त रखी गई थी वो ख़त्म नहीं की गई, उस पर भी रो रहे थे, और जो उनका कहना था कि नाजायज़ टैक्सेस लगाए जा रहे हैं उस हवाले से भी। लेकिन कुछ अच्छे मामलात भी हैं, जैसे कल अभी मैंने
स्टेट बैंक के जो मैनेजर हैं उनके साथ शो किया था। उन्होंने बताया कि रोजगार स्कीम के तहत गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारे 1 बिलियन तक कोई अगर मुलाजमत के लोग हैं जो सनत चला रहे हैं और सनत के अंदर जो मुलाजमत पेशा लोग हैं उनको फारिग ना किया जाए बल्कि कर्ज लेके उनको तनख्वाहें दे दी जाएं। इसी सवाल का मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक का वक्त हो गया। तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। यूबीएल तेज रफ्तार अकाउंट के हवाले से आपको बताता चलूं कि दुनिया भर से काबिल एतमाद पार्टनर्स के जरिए भेजी गई रकूम यूबीएल तेज रफ्तार रेमिटेंस अकाउंट में मंगवाएं और बजरिया कुरंदाजी रोजाना एक नई मोटरसाइकिल जीतने के साथ साथ एक बम्पर प्राइज 1300 सीसी कार जीतने का शानदार मौका पाएं। यूबीएल तेज रफ्तार रेमिटेंस अकाउंट खुलवाने के लिए अपनी करीबी यूबीएल ब्रांच या ओमनी दुकान में CNIC दिखाएं और यूबीएल तेज रफ्तार रेमिटेंस अकाउंट खुलवाएं। भेजी गई रकम को यूबीएल की 1400 से जायद ब्रांचेस, ATMs और 35,000 से जायद ओमनी दुकानों से बासानी हासिल कर सकते हैं और ये इनामी स्कीम जो है वो 8 मई से 31 जुलाई तक जारी रहेगी। कुरअंदाजी में वो तमाम कस्टमर्स शामिल होंगे जिनके यूबीएल तेज रफ्तार अकाउंट में रकम मौसूल होगी। और इसके साथ साथ ये भी आपको मैं नाज़रीन बताता चलूं कि रोजाना की बुनियाद पर एक 70 सीसी मोटरसाइकिल बजरिया कुरअंदाजी मिलेगी और 1300 सीसी कार जो है वो बम्पर प्राइज की कुरअंदाजी में वो तमाम कस्टमर शामिल होंगे जिनके यूबीएल तेज रफ्तार अकाउंट में मई ता जुलाई हर महीने रकम मौसूल होगी। तो इसी के साथ गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, मेहर अवैस अरशद बता रहे थे कि हमारी इकोनॉमिक वॉर के हवाले से और हमारी जो मौजूदा सूरत हाल है उस हवाले से क्या कहेंगे आप कि ताजर आपका कहना है कि बड़े फ्लरिश किए हैं 2 साल के अंदर और उनकी जान से बहुत सारे खदशात भी तो जाहिर किए जा रहे हैं। देखिए, जहां तरक्की होती है हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। हम लोग इतने नेगेटिव हो चुके हैं कि हम पॉजिटिव पहलू को दिखाना ही नहीं चाह रहे। इस गवर्नमेंट ने जितना रिलीफ इस पेंडेमिक में ताजर को दिया है, मेरे ख्याल में उसकी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। 70 KVA लोड के ऊपर जितने बिल थे, आप यहाँ फैसलाबाद शहर में पूछें, वो सब गवर्नमेंट ने पे किए हैं। अब वो बिल अगर बंद रहने की वजह से कारोबार नुकसान होना था, वो नुकसान से बचे हैं। मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा रिलीफ है। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं हनान, तो शायद आपको याद हो कि 2015-16 में लूमें 32 रुपए किलो बिकी थी और शहर में खरीदार नहीं थे। मुझे बताएं इन 2 सालों में कितनी लूमें बिकी हैं। जहां आपने बात टैक्स की कि शनाख्ती कार्ड की शर्त थी, ताजर उसके ऊपर बड़े सरापा एहतजाज रहे हैं, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम लोग आदी हो चुके हैं उस करप्ट सिस्टम के, हम लोग इम्यून हो चुके हैं उस करप्ट सिस्टम के। हम लोग ये तब्दीली नहीं चाहते। तब्दीली चाहते हैं लेकिन अपनी जात के अलावा। हम चाहते हैं हमें माइनस कर दिया जाए, बाकी सबसे टैक्स ले लें। देखिए, मुल्क ऐसे नहीं चल सकता। जीती जागते मिसालें हैं, कौमें बनती ही उस वक्त हैं जब कलेक्टिव मेजर्स किए जाएं, जब सख्त डिसीजन लिए जाएं। और मेरे ख्याल में हुकूमत ने एक टेन्योर के लिए वो नहीं किया। हम लोग उस रोड मैप को लेके चल रहे हैं कि ये कौम एक सिमत की तरफ चल पड़े, उस दलदल से बाहर आ जाए जो हम पिछले 40 साल में गिर चुके हैं। इखलाकी पस्ती है कि हम लोग ये कहते हैं कि हम लोगों की बुराइयां बाहर बयान की जा रही हैं। क्या वो लोग नहीं जानते हम पहले बुरे नहीं थे? अल्हम्दुलिल्लाह ये कौम बहुत पॉजिटिव है, इसके अंदर इतना पोटेंशियल है कि पाकिस्तान एशियन टाइगर बन सकता है। बट वी हैव टू डू आवर जॉब। हम लोग, एक चाय वाला एक वजीर आजम पे तनकीद करेगा, एक वजीर आला पे तनकीद करेगा, वो सब काम अच्छे जानता है लेकिन वो चाय अच्छी नहीं बना रहा। मेरे ख्याल में उसको पहले चाय बनाने पे तवज्जो देनी चाहिए। मतलब अपने फराइज सबसे पहले हमें सर अंजाम देने चाहिए, देन हमें मूव फॉरवर्ड करनी चाहिए और किसी पे उंगली उठानी बिल्कुल चाहिए। ऐसी बात है। और इसके अंदर अभी जो इस शहर के हालात थे, मेरे ख्याल में डेवलपमेंट को एक तरफ रख के, क्योंकि ये 2 साल बजट मेरे ख्याल में हमारी गवर्नमेंट ने बड़ा लिमिटेड सा बजट दिया है, जो जरूरी थे। अवाम पे पैसे खर्च किए गए हैं, तामीरात पे नहीं। जिसकी जीती जागती मिसाल जो है हमारा इंसाफ सेहत प्रोग्राम था, कार्ड प्रोग्राम था, जिसमें 7,20,000 तक रुपए का आपके ऊपर एक कार्ड के थ्रू आपके खानदान को कर्ज दिया जा सकता है। मतलब आप पे खर्च किया जाएगा
किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल से, उसको मेरे डॉक्टर साहब इस मेरी बात को सेकंड करेंगे कि वो इलाज जो सिर्फ एक अच्छे मतलब कारोबारी लोग अफोर्ड कर सकते थे, जो सरकारी अस्पतालों की तरफ बेचारे लाइनों में लग रहते थे, अब वो भी प्राइवेट हॉस्पिटल में वही सहूलत मुयस्सर कर सकते हैं, वही सहूलियत उनको मुयस्सर है। बिल्कुल ये है वो मुयस्सर है। कॉन्सेप्ट, और दो नहीं एक पाकिस्तान का, एक पाकिस्तान है। और हम उम्मीद करते हैं इन फ्यूचर भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान जो हैं उनकी पॉलिसियां जो हैं अगर बेहतर मजीद करते चले जाएंगे तो हमारा मुल्क वो वक्त दूर नहीं जब तरक्की की राह पे गामजन होगा। डॉक्टर हन्नान भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि डॉक्टर्स की जान से कई दफ़ा एहतजाज भी किया गया था जब नई नई ये पैंडेमिक स्टार्ट हुआ था, तो ये कहा जा रहा था कि उनको सहूलियात मैसर नहीं की जा रही जैसे करनी चाहिए। तो अभी मौजूदा सूरत हाल की अगर बात की जाए तो इसमें जो किट्स हैं, जो आपको मेजरमेंट्स चाहिए होती हैं अपनी सेफ्टी के लिए, वो मुकम्मल हैं? जी, इसके बारे में मैं बताऊंगा। मैं अपने हॉस्पिटल के बारे में भी, या लाइट हॉस्पिटल DHQ हॉस्पिटल के अंदर हम लोगों ने यहाँ वार्ड्स जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन वालों ने डिवाइड कर दिया है। CCU वार्ड जो DHQ का था उसको HDU वार्ड फॉर कोरोना पेशेंट बना दिया गया, और फिर हमारा एक सर्जरी का एक बाल वार्ड था उसको HDU 1 बना दिया गया। तो फिलहाल जो करंट सिचुएशन है, जितने हम लोगों ने अब आपने सुना होगा कि गुलामदाबाद जो है वो बिल्कुल बंद कर दिया गया फॉर कोरोना पेशेंट्स। तो ये एक अच्छी खबर थी जिसकी वजह से हम लोगों ने यहाँ पे सारे जो पेशेंट्स हैं वो लिमिटेड हो गए हैं अब। अच्छा, जब ज़्यादा भी थे तब भी HD1 HD2 ICU पेशेंट्स के लिए जो हम डॉक्टर्स थे और जो पैरामेडिकल स्टाफ था उसके लिए बहुत एम्पल अमाउंट के अंदर हमारे पास जो थी वो मौजूद हैं करंटली। हाँ, शुरू में थोड़ा सा मसला हुआ था, लेकिन क्योंकि अभी किट्स जो थी उनके रेट्स जो थे वो फाइनलाइज नहीं हो रहे थे। जो बाहर से मास्क जो वो आज N95 आपको मिलता है 100-200 रुपए का, वो उस वक्त 1000-2000 के अंदर ब्लैक में दिया जा रहा था। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से अब करंट फैसिलिटीज जो कोरोना वार्ड पेशेंट्स के लिए वो बहुत एम्पल हैं। उसके अंदर हमारे पास मास्क भी मौजूद है, हमारे पास फेस शील्ड भी मौजूद है, हमारे पास जो किट्स हैं वो भी मौजूद हैं, एप्रन्स मौजूद हैं सार किस्म के। तो इस लिहाज से फिलहाल वी आर सेटिस्फाइड रिगार्डिंग PPEs मिल रही हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट अवेलेबल हैं एट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। अच्छा, ये क्या कहेंगे इस हवाले से कि खास तौर पे मेरे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो DHQ में भी काम कर रहे हैं, लाइड में भी काम कर रहे हैं, मोस्टली क्या तकरीबन सबको ही कोरोना एक बार होके हट चुका है। कितने % डॉक्टर्स हैं जिनको कोरोना हो चुका है? जी काफ़ी। अब ये तो एक ऐसी चीज़ है, देखिए जब आपने उस दलदल में जाना है तो आपको मिट्टी तो लगनी है। तो अब इसी तरह है कि हम लोग अब एक्सपोज होते हैं, पेशेंट्स को कितनी भी केयर करें हम लोग। अब वहाँ मैं सैल्यूट करता हूँ सारी डॉक्टर कम्युनिटी को और हमारे हीरो हैं पैरामेडिकल स्टाफ को, हमारी हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन को, कि उन्होंने फर्स्ट लाइन वॉरियर्स के तौर पे उन्होंने काम किया। और जब हम एक्सपोज होंगे तो जाहिर है जो बॉर्डर पे खड़ा होता है वही शहीद होता है। तो इसी तरह हम लोग ने भी इस तरह किया है। तो इसकी वजह से हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर मोर देन अलाइड के अंदर 300 प्लस पे जो डॉक्टर्स हैं वो रिकवर हुए। DHU के अंदर भी 150 प्लस हैं जो डॉक्टर्स जो रिकवर हो गए। तो माशाल्लाह बहुत, लेकिन हमने अपनी बहुत जानें भी गंवाई हैं। शुक्र है फैसलाबाद के अंदर वो डेथ रेट नहीं आया डॉक्टर्स का, लेकिन ये है कि ऑल ओवर पाकिस्तान हमारे बहुत से डॉक्टर्स जो हैं वो शहीद हुए हैं। हमारे फैसलाबाद की अगर स्पेसिफिकली बात की जाए, कितने डॉक्टर्स हैं जो कि अपनी जान की बाजी एक फिलहाल करंटली जो है अल्लाह का शुक्र है कि जो, हाँ, अगर ओल्ड एज डॉक्टर जो इन सर्विस डॉक्टर है उनकी देखिए जो एग्जैक्ट नंबर नहीं, लेकिन अमाउंट कंपेयर टू अदर सिटीज हमारे कम थी। और लेकिन हम दुआ भी करते हैं जनाब, बड़ी हिम्मत है आपकी, आप अपनी जान को हथेली पे रख के जो है हम हमारे लोगों की, हमारे सिटीजन की हिफाजत करते हैं। लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस आपको घर की तरफ से भी आती होंगी कि हन्नान नूर ना जाओ यार, आज मतलब बड़ा नुकसान हो सकता है। और आप बच्चे हों, जब बीवी हो घर में, माँ बाप हों, बहन भाई हों, वो रिस्ट्रिक्शंस तो आती है ना, और डर भी रहता है कि यार ये जाएगा, आज काम करेगा, खुदा न खास्ता अगर इसे कोरोना आ गया तो अगली सूरत हाल क्या होगी। जी बिल्कुल जी, इस तरह तो ये तो एक हमारा बहुत हमारी वालदा, वालिद और घर वाले और बीवी बच्चे, उनका हमें जितना ख्याल हमें उन लोगों का भी है उन्हें रखना पड़ता है। और बाहर से जाहिर है हमारी जिम्मेदारी है, हमारी ड्यूटी है, हमने तो वहाँ जाने जाना। और इस चीज़ को जो खासतौर पे मेरी एक डॉक्टर फैमिली है, फादर भी डॉक्टर है, वाइफ भी डॉक्टर है, सिस्टर भी डॉक्टर है, तो हमें इस जिम्मेदारी का पता है अगर हम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। बेशक। तो जिसकी वजह से हमें रिस्ट्रिक्शन इतनी ज़्यादा नहीं हुई। हाँ, दुआएं बहुत मिली घर वालों की तरफ से
कि जाओ बेटा आप जाओ और करो, इसको लड़ो, आप लोगों ने नहीं लड़ना तो किसने लड़ना है। लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह उन लोग सबकी दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है हम आपके सामने बैठे। अच्छा, आप कोरोना वार्ड में भी आपकी ड्यूटी रही है और बहुत सारे पेशेंट्स को आपने ट्रीट भी किया, और ये कहा जाता है कि सिम्टमेटिकली कोरोना के पेशेंट को ट्रीट किया जाता है। क्या समझते हैं आप कि जो ऑडियंस घर पे बैठी देख रही है उनको भी थोड़ी अवेयरनेस इस हवाले से हो सके, सबसे ज्यादा किस चीज का इफेक्ट रहा, कौन से सिम्टम्स आते रहे, उनको किस मेडिकेशन से आपने ठीक किया, और कौन सी मेडिसिन थी जो कि सबसे ज्यादा इफेक्टिव साबित हुई? जैसे एजोमैक्स के हवाले से कहा जा रहा था वो बड़ी इफेक्टिव थी, मतलब मुकम्मल क्योर तो नहीं उसका, लेकिन उससे बहुत फर्क पड़ा लोगों को। हाँ जी, अब जो ट्रीटमेंट लाइन थी ना इसकी, हम लोग जब सिम्टोमेटिक पेशेंट्स में सबसे कॉमन सिम्टम जो पाया गया था वो फीवर था, जिसको हमने सबसे जो टॉप प्रायोरिटी रखा। उसके बाद कफ और पेशेंट को बॉडी एक्स, माइल्जियाज होते थे, और उसके बाद फिर एक सिम्टम बड़ा अजीब सा आया जिसे एनोस्मिया कहा गया। इंसान की सूंघने की साख खत्म हो जाती थी, टेस्टलेस, जबान का टेस्टलेस हो जाता, उसको टेस्ट नहीं समझ आती थी। लेकिन ये है कि जहाँ जो पेशेंट हमारे पास सीरियस हुए उनमें जो फीवर परसिस्ट किया ना जिन लोगों में, वो लोग जरा ज्यादा जो है वो सिवियरिटी की तरफ गए। इसी बात को कंटिन्यू करेंगे डॉक्टर साहब, लेकिन एक ब्रेक के बाद, ब्रेक का वक्त हो गया, तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। सुभान अल्लाह जी, माशाल्लाह। मुझे तो जो खुशबू इस वक्त आ रही है ना, और मेरा दिल इतना ललचा रहा है, और मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी से मुझे प्लेट मिले और मैं उसमें डाल के जो है इसे खाना शुरू कर दूं। और काफ़ी हद तक तैयार हो चुके हैं मेरा ख्याल। अल्हम्दुलिल्लाह 90% कंप्लीट हो चुके हैं। अब सिर्फ ये, क्योंकि नूडल्स आपको पता है बॉयल किए होते हैं तो वो थोड़े ठंडे होते हैं, तो ग्रेवी के साथ उनको थोड़ा सा गर्म होने में टाइम लगेगा। और देख रहे हैं आपके स्टीम जो है वो निकल रही है, इसका मतलब नूडल गर्म हो रहे हैं साथ साथ। जैसे ही नूडल थोड़े गर्म होते हैं तो हम इसको डिश आउट करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं डिश भी मैंने रख ली है, अपनी कार्विंग भी पास रख ली हुई है, तब इसको डिश आउट करेंगे। अच्छा, प्रेजेंटेशन बड़ा अफेक्ट करती है किसी भी चीज़ को जब तैयार किया जाता है, उसे जब प्रेजेंट किया जाता है। इसकी प्रेजेंटेशन को किस तरह से आप खूबसूरत बनाते हैं? जूलियन कट करते हैं या इस तरह की दो चार चीज़ें बस लगा दी जाती हैं? बेसिकली होता ये है कि आपकी जो अब कहते हैं कि अगर खाना खाने से पहले अच्छा लगे तो वो पेट तक जाता है, वरना नहीं जाता। अब आप ये देख सकते हैं कि नूडल्स हमारे जूलियन कट हैं, तो उसके अंदर तमाम वेजिटेबल्स भी जूलियन कट में है, ठीक है। तो अब उसके ऊपर मैं गार्निशिंग जो लगाऊंगा वो जूलियन कट नहीं होगी, वो थोड़ा मतलब स्टाइल चेंज होना चाहिए, उसका स्टाइल चेंज होना चाहिए। तो मैं चाहता हूं आप इसे कंटिन्यू करें और जल्दी जल्दी तैयार करके प्रेजेंट करें, ताकि हमारे मेहमान जो मौजूद हैं वहां पे उनसे भी गुफ्तगू करूं और उनको भी सिखा सकें हम कि हमारे शेफ जहाजेब ने जो आज तैयार किया है वो कितना मज़ेदार है। जो नूडल्स हैं वो तैयार किए आज। तो डॉक्टर हन्नान नूर हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक पे जाने से पहले भी उनसे गुफ्तगू चल रही थी। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे आप? जो बात हो रही थी कि सिम्टमेटिकली ट्रीट किया जाता है, बुखार का बताया जा रहा था आपको। जी, मैं बता रहा था कि सिवियरिटी उन पेशेंट्स में आई जिनको फीवर परसिस्ट किया। अब इसकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस के अंदर एक्चुअली कोई एग्जैक्ट किसी कहा जाए ना कि ये इसकी गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, वो अभी तक यहाँ नहीं डिस्कवर की गई। डिस्कवर जब भी होगी तो इसकी वैक्सीन ही की जाएगी। अब फिलहाल जो पूरी दुनिया में ट्रायल्स चल रहे हैं उसके अंदर एजिथ्रोमाइसिन स्टार्ट करवाई गई पेशेंट्स को, जो कि माइल्डली सिम्टोमेटिक पेशेंट्स, उसको हमने ग्रेड किया गया, माइल्ड कौन से हैं, मॉडरेट कौन से हैं, सीवियर पेशेंट्स कौन से हैं, और डिपेंडिंग अपॉन देयर लेबॉर्ट्री इन्वेस्टिगेशंस जो हम लोग कुछ सीरम इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होते हैं वो करवाते हैं, उसकी बेसिस पे इनको फिर पेशेंट्स को डिवाइड किया गया। फिर माइल्ड पेशेंट्स को एडवाइस किया गया कि नहीं जी वो घर पे ही रहें और घर पे ही ट्रीटमेंट करें अंटिल एंड अनलेस उनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो ना जो है वो फॉल कर जाए। तो उसके अंदर फिर ये एजिथ्रोमाइसिन जैसे आपने बताया, फिर आइवरमेक्टिन के ट्रायल आए, आजकल डेक्सामेथासोन का ट्रायल आया हुआ था पेशेंट का। फिर दरमियान में 2 ड्रग्स जो एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स आई, जिसके अंदर ये रेमडेसिविर आई
और फिर टोसिलिजुमैब स्टार्ट करवाई गई। तो ये इसके बहुत बेनिफिशियल रिजल्ट्स हमें मिले हैं। अच्छा, ये रिजल्ट्स किस तरह से मिले? सपोज रिजल्ट्स आपने एवेमाइड का बताया, ये वायरल लोड को कम करेगा जी। ये एक्चुअली ये मैंने आपको बताया ना कि दीज आर नॉट कि हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते ये ट्रायल्स ये क्या चल रहा है। अब ये ट्रायल्स हुए, उसके अंदर हमें इस पेशेंट ट्रायल दिए गए तो उसमें हमें बेनिफिशियल रिजल्ट्स मिले। अब जो एंटीबायोटिक्स हैज नो रोल इन एंटीवायरल इन वायरल इन्फेक्शंस, लेकिन सेकेंडरी इन्फेक्शंस हो सकती हैं जिसके लिए हमने एजिथ्रोमाइसिन का ट्रायल दिया गया, जो कि बहुत ओवरऑल किसने हमें बड़ी अच्छी सक्सेस दी। और जहां तक बात है ये जो टोसिलिजुमैब और ये, इसने हमें इस तरह रिस्पांस दिया, उन पेशेंट्स में रिस्पांस दिया जो कि मैक्सिमम ऑक्सीजन के बावजूद अपनी ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन नहीं कर रहे थे। उनको हमने ये रेमडेसिविर और ये जो टोसिलिजुमैब दिया, जिसके हमें बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिले, पेशेंट रिकवर भी किए। अच्छा, टर्मा के हवाले से आप क्या कहेंगे? ये एक्टेम्ब्रा के बारे में, ये टोसिलिजुमैब इज एक्टेम्ब्रा, ठीक है, ये एक उसका ब्रांड नेम है और ये केमिकल नेम है, उसी के बारे में मैं बता रहा हूँ कि ये वो ड्रग थी जिसने हमें इतने बेनिफिशियल रिजल्ट्स दिए उन पेशेंट्स में जो कि ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन नहीं कर रहे थे डिस्पाइट ऑफ कंप्लीट गिविंग ऑक्सीजन। ठीक है, तो वो अभी भी मतलब उसको भी हमने अभी गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं, उसके अंदर भी हमने कोई क्राइटेरियन बनाया जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रहा है कि ये क्राइटेरिया होगा, ये इन्वेस्टिगेशंस में रिपोर्ट्स आएंगी, ये पेशेंट की सिवियरिटी होगी, तो फिर हम इसको ये देंगे। ठीक है, उसके रिजल्ट्स पॉजिटिव भी आए हैं आप? जी जी बिल्कुल जी, काफी। और कितने % लोग थे, मतलब कुछ में रिएक्शन भी कर जाता है लेकिन इतना टाइम होता नहीं है कि उसे जज कर पाए कि उसके डीएनए को ये सूट करेगा या नहीं करेगा? जी। तो ये मेरा ख्याल है सिम्टोमेटिकली देख के उसे रिएक्शन तो नहीं, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, जाहिर है वो हर ड्रग के। फिर हम लोगों ने देखना होता है कि पेशेंट के लाइफ एक्सपेक्टेंसी और पेशेंट का लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और इस ड्रग का रिएक्शन। फॉर एग्जांपल एक माइल्ड पेशेंट है, माइल्ड डिजीज के साथ आया है, वो भी ये जिद करे कि जी, जिस तरह पहले आपने देखा होगा एक टेम्ब्रा ब्लैक में मिला है बाय लोगों ने, फिर गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन कर दी इसके ऊपर। तो माइल्ड डिजीज के ऊपर भी लोग ये सस्पेक्ट करते हैं जी मुझे एक टेम्ब्रा लगा दे, मैं ठीक हो जाऊंगा। अब टेम्ब्रा के माइल्ड पेशेंट्स के अंदर अगर हम लगाएंगे तो उसके साइड इफेक्ट ज्यादा होंगे। किस किस्म के उसके अंदर पैनसाइटोपिनिया होता है, बॉडी के अंदर ब्लड सेल्स जो है उसकी कमी हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है, बोन मैरो सप्रेशन हो सकती है, सारी चीजें। वैसे आप क्या कहेंगे, मौजूदा सूरत की बात की जाए तो यूथ काफी नाला नजर आती है गवर्नमेंट से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट से, यूथ की ही बेस पे वो गवर्नमेंट के अंदर आए थे, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि यूथ अब नाला रही होगी किसी भी सूरत हाल पे, क्योंकि एहसास कफालत प्रोग्राम, कामयाब जवान प्रोग्राम और तहफ़्फ़ुज़ प्रोग्राम, ये 3 ऐसे प्रोग्राम हैं जो एक को उस्मान डार साहब लीड कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, मामले खुसूसी हैं हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। He is such a wonderful guy. He is doing his job very best to boost up the youth in Pakistan. आपको आसान कर्जे दिए जा रहे हैं 3% पे, जैसे आपने भी बताया मुझे कि कल आपके स्टेट बैंक से बात हुई, मैनेजर से आपका इंटरव्यू था। उसके बाद ये जो अभी एक और सेकंड फेज आया है रियल एस्टेट के लिए, ये आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला गेम चेंजर साबित होगा पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए। हर सेक्टर इसके अंदर इन्वॉल्व होगा, स्पेशली यूथ को उन्होंने इसके अंदर जो है सेंट्रली टारगेट किया है कि हमारे जितने भी यूथ के लोग हैं वो इसमें इन्वॉल्व हों। 5 मरले के घर पे 5% और 10 मरले के घर पे 7% इसके ऊपर मार्कअप चार्ज किया जाएगा। इसके अलावा टाइगर फोर्स, ये वो फोर्स है जो पाकिस्तान के लिए बनाई गई है, इसके अंदर किसी भी तरीके से कोई भी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो इट्स गवर्नमेंट हेडेड और इसको गवर्नमेंट लीड कर रही है। ये लोग पहले स्कैटर्ड थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम्स ने इनको ऐसे अब जमा किया है, इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग्स हुई हैं, दे आर वेरी वेल डूइंग देयर जॉब एंड दे आर वेरी हैप्पी कि उन लोगों को जिस ड्यूटी के लिए वॉलंटियर करना चाहते थे कि हम लोग अपना हिस्सा मुआशरे में अपना डाल सकें, किरदार अदा कर सकें, तो उनको वो रोल इस टाइगर फोर्स के थ्रू मिल चुका है। हमारी ये जो यूथ अगर 6 माह के अंदर देखें जो पेंडेमिक थे, कि बजाय वो घरों में बैठती, सलाम है उन बच्चों को और उन नौजवानों को जिन्होंने घर घर जाके लोगों की मदद की है, लोगों की मुश्किलात को आसान किया है, पेशेंट्स के लिए उन्होंने आसानियाँ पैदा की हैं। ऐसे इतने अनसंग हीरोज़ हैं फैसलाबाद के, जिसकी ये कौम, मेरे ख्याल में ये शहर
तादम मर्ग उन लोगों को एहसानमंद रहना चाहिए, जिसके अंदर मैं खसूसन कहना चाहूँगा कि हमारे DCO मोहम्मद अली साहब, हमारे कमिश्नर इशरत बाद साहब, उसके बाद हमारे दोस्त जो AC साहिबान थे उमर मकबूल और अयूब बुखारी साहब, और इसके अलावा काशिफ अवान साहब, इसके अलावा जो पेंडेमिक स्टाफ था, हमारी पुलिस थी, CPO सुहेल चौधरी साहब हैं और हमारे कमिश्नर साहब हैं राजा साहब, इन सब ने अपना बेस्ट पार्ट अदा किया है। दे वर द फ्रंट लाइन वॉरियर्स। इतनी स्टोरीज हैं कि अगर इनके ऊपर जेन्युइनली लिखना चाहे तो फैसलाबाद इनका एहसान नहीं दे सकता, बिल्कुल नहीं दे सकता। और इन्होंने जिस तरह से मौजूदा सूरत हाल में फ्रंट लाइन वॉरियर बन के एक नहीं कई मुहाज के ऊपर मल्टीपल टास्क थे जो कि इनकी जान से सर हमारा सामना लोगों की सबसे पहले इस बात पे था कि कोरोना ये कंट्रोवर्सी है, इट्स नॉट अ पेंडेमिक। इन्होंने उस लोग SOPs पे अमल करवाना था। इतनी मुश्किलात देखी गई हैं। मैंने DCO साहब को और SSP ऑपरेशन को चनाब क्लब चौक जगह जगह नाकों पे खुद देखा है। हम लोग राशन के लिए बाहर निकलते थे, लोगों की तकसीम के लिए हमारे साथ AC साहिबान ने वो ताउन किया है जो सोचा भी नहीं जा सकता, और फिर वो दोनों कोरोना पॉजिटिव हुए। जहां हमारे वो लोग जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक स्टाफ है, उनको सलूट बनता है, उसमें हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कभी भी भूलना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, और उनको हमेशा याद रखा जाएगा। और तारीख जो है उनको सुनहरी हरूफों में जो है वो रकम करेगी, क्योंकि उनकी जान से जो मेहनत और तगदो की गई है वो किसी सूरत भी नाकाबिले फरामोश नहीं की जा सकती। और इसी के साथ जनाब बहुत शुक्रिया मेहरा वैस साहब, आप भी आए हमारे शो के अंदर। डॉक्टर हन्नान नूर मेरे हम नाम भी हमारे साथ आज मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप आज के शो के अंदर आए। तो हमारी रेसिपी जो है वो तैयार हो चुकी है और शेफ जहांजेब की जान से प्रेजेंट कर दिया गया है। नूडल्स जो हैं वो बड़े मजेदार लग रहे हैं, तो जैसे ही शो खत्म होगा इसे ट्राई भी करेंगे। तो इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से अपने मेजबान हन्नान बुखारी को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह कल होगी मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।